नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। और जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सादृश्यता। सादृश्यता को हम पढ़ेंगे अभी। सादृश्यता के अंदर क्या होता है पहले ये जानेंगे। ये सादृश्यता टॉपिक है जिसको जर्नली रूप में हम एनालॉग कहते हैं। एनालॉग के नाम से ज़्यादा परिचित हैं। तो पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले हम इमेजिनेशन यानी सादृश्यता की रूपरेखा तैयार करते हैं कि होता क्या है, और रूपरेखा तैयारी करने के लिए क्या उसकी इमेज बनाते हैं। अगर हमारे मस्तिष्क में एक इमेज बन जाती है उस टॉपिक की तो उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और उसके बाद उसको समझने में हम ज़्यादा सरल महसूस करते हैं। इमेजिनेशन बनने के बाद उस टॉपिक का बेसिक्स पढ़ेंगे और बेसिक्स पढ़ने के बाद कंप्लीट जब बेसिक हो जाएगा तो उसके बाद भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों का सहारा लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसके द्वारा इस टॉपिक में जो हमारी समझ है वो अच्छी विकसित होगी। और अच्छे से समझ विकसित करने के बाद इस टॉपिक को हमारे स्मृति पटल पर आसानी से हमारी समझ में आने लगेगा और आगे की ओर एक सकारात्मक वे में हम आगे बढ़ेंगे, जो कि पढ़ने का सही तरीका भी है। तो चलो पढ़ते हैं। एनालॉग एक्चुअली जब रूपरेखा तैयार करेंगे तो क्या देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। तो सादृश्यता को जब आपस में जब इसका विभाजन करते हैं तो क्या होता है, सादृश्यता। सा होता है समान, ये देखो, और दृश्यता होता है दिखने वाला, अर्थात समान दिखने वाला। तो देखो इसका जो अर्थ हुआ वो समान दिखने वाला होता है। इसको एक सहसंबंध नाम से भी कहा जाता है। इसको एक और रूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक समरूपता भी कहते हैं। कई बुक्स में आपको इस नाम से मिलेगा, समरूपता, अर्थात समान रूप वाले। कोरिलेशन, जैसे पहले का रिलेशन, जैसे ए का रिलेशन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए का जो रिलेशन है वो बी से है, उसी प्रकार सी का रिलेशन डी से होगा। ये जो मतलब होता है ये होता है समानुपात। ये समानुपात का साइन होता है और ये अनुपात का होता है। आप जानेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स को अपना ज्ञान, उसकी तार्किक क्षमता और स्पष्ट सोच का परिचय देना होता है। कहने को तो ये टॉपिक आसान हो सकता है और बहुत से इसको आसान मानते भी हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि रीजनिंग के अगर डिफ़िकल्ट टॉपिक में गिनती की जाए तो कहीं ना कहीं ये अपना स्थान रखता है उन डिफ़िकल्ट टॉपिक में। वो कैसे, क्योंकि जिस टॉपिक के अंदर आपका ज्ञान आ गया, जीके आ गई। अब जीके का कोई लिमिटेड है नहीं, अनलिमिटेड है, बहुत बड़ा सागर है, जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो जीके में से आपको कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो हमारी जीके जितनी इनहेंस होगी, जितनी अच्छी होगी, ये टॉपिक उतनी आसानी से हमारे सरलता से समझ में आएगा और हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो समझ में आ गया आपके में होता क्या है सादृश्यता। अब सादृश्यता का देखो बेसिक नॉलेज गेन करते हैं। बेसिक नॉलेज क्या होता है, बेसिकली हमने दो भागों में तोड़ा गया है इसको कि एक तो भाषा की सादृश्यता, भाषा से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और दूसरा नंबर सादृश्यता, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और नंबर में मैंने अल्फ़ाबेट को भी कवर किया है, जो अल्फ़ाबेट है उसको भी नंबर में कवर किया है। चलो देखा जाए, पहला पढ़ते हैं कि भाषा की सादृश्यता क्या है। भाषा की सादृश्यता को मैंने 15 टॉपिक्स में बांटा है आपको। 15 टॉपिक कौन कौन से हैं, नर और मादा, या फिर दूसरा नंबर होगा जंतु और उनकी बोलियां, तीसरा जंतु और उनके बच्चे, चौथा व्यवसायी और उनके औजार, पांचवा औजार और उनके उपयोग, छठवां होगा व्यवसाय और उनकी कार्यशाला, सातवां उत्पाद और उनके कच्चे पदार्थ, आठवां होगा विषय और अध्ययन संबंध, नवा हो जाएगा वैज्ञानिक उपकरण और वैज्ञानिक उपकरण को क्या उपयोग किए जाते हैं, 10वां है भौतिक राशि और उनकी इकाइयाँ, और 11वां टॉपिक है कप ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की और कप और ट्रॉफी राष्ट्रीय लेवल की, और 13वां जो है वो देश की राजधानी। ये आपको स्वयं करना पड़ेगा, आप स्वयं करें, इसको मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आपको सबको पता है देश की राजधानी और राज्य की राजधानी आप खुद देखिएगा। 14वां होगा विलोम शब्द, एक अलग से अपने आप में टॉपिक है हिंदी का और अंग्रेजी का, उसी प्रकार समानार्थी शब्द। तो इसको आप खुद तैयार करेंगे। लास्ट के 3 जो टॉपिक हैं बाकी को मैं तैयार कराऊंगा। तो चलो पहला टॉपिक देखते हैं। पहला क्या होगा, पहला है नर और मादा। कैसे कि जैसे पुरुष नर है उसी प्रकार स्त्री क्या है, मादा। अब इसके अन्य उदाहरण देख सकते हैं। जैसे पुरुष नर है जबकि स्त्री मादा ही दिया हुआ है। तो उदाहरण क्या क्या है देखो, जैसे लड़का का क्या होता है विपरीत, ये जेंडर हो गया ना, लड़का का लड़की, पिता का माता, और भाई का बहन, चाचा का चाची, मामा का मामी, ताऊ का ताई, ससुर का सास, दादा का दादी, कुत्ता का
कुतिया हो जाएगा, बकरा का बकरी, इसी प्रकार ये सारे दिए हुए हैं, देखो आप पढ़ लेना है इनको। शेर का शेरनी होता है, बाघ का वागिन, पुत्र का पुत्री, हाथी का हथनी, राजा का रानी, राजकुमार का राजकुमारी, भतीजा का भतीजी, सर्प का सर्पिन, ये देखने वाला है, कबूतर का कबूतरी और मोर का मोरनी। तो आपको बहुत सारे ये मैंने लिमिटेड उदाहरण है जो देखें आपको कोशिश की है बताने की, आप आगे समझ गए होंगे। और देखो जो जेंडर होता है, लिंग होता है, इसको याद करने का मैं आपको अच्छा तरीका भी बता देता हूँ, शायद आपको मिले ना। कोई भी शब्द हो उसके सामने आप अच्छा या अच्छी लगा के देख लो, अच्छा या अच्छी। यदि वो अच्छा से बैठ रहा है तो वो पुल्लिंग है, अच्छा से हो जाएगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और यदि वो अच्छी से बैठेगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप। जैसे कोई भी शब्द ले लो, जैसे बताओ दादा क्या होता है, अच्छा होता है अच्छी होती है, दादा अच्छा होता है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। उसी प्रकार टेबल देखते हैं तो टेबल क्या अच्छा होता है अच्छी होती है, टेबल अच्छी होती है ना तो टेबल ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। इस प्रकार कोई भी उदाहरण लेके देखो आप। पेड़ क्या होता है, पेड़ अच्छा होता है अच्छी होती है, पेड़ अच्छा होता है तो पुल्लिंग। इस तरीके से लिंग का भी आपको पता लग जाएगा। तो अच्छी मैंने आपको वैसे बता दिया है, एक सॉफ्ट ट्रिक्स है, इस तरीके से देख सकते हैं आप इसको। चलो इसी प्रकार अगला देख रहे हैं। दूसरा जो है वो है जंतु और उनकी आवाज़। कैसे, जैसे गधा होता है, गधे की आवाज़ होती है वो ढेंचू ढेंचू प्रकार से होती है। इस तरीके से आप सुनेंगे कभी गधे की आवाज़ तो ढेंचू ढेंचू की आवाज़ निकालता है। उसी प्रकार मक्खी है तो भिनभिनाती है, भिनभिनाट की आवाज़ निकालती है। कौवा होता है वो काऊ काऊ करता है। और कोयल होती है जो कि मधुर आवाज़ निकालती है, कू कू कू, इस तरीके से कू कू की आवाज़। और घोड़ा है वो हिनहिनाता है। और सिंह दहाड़ता है, जंगल का राजा। हाथी क्या करता है, चिगाड़ करता है। और बिल्ली का तो आपको पता ही है, म्याऊं म्याऊं करती है। और बकरी की बात करें तो बकरी में करती है, अर्थात मिमियाना करती है, मिमियाती है। कुत्ता भौंकता है। और मेढक क्या करता है, टर्र टर्र यानी टर्राना करता है। तो ये कुछ जंतुओं की मैंने कोशिश की आपको समझाने की, कुछ जंतुओं की आवाज़ लेके किस प्रकार से जंतु अपनी आवाज़ निकालते हैं। चलो इसी विषय में आगे की तरफ देखते हैं। आगे है जंतु और उनके बच्चे। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उनको पिल्ले कहते हैं। और गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहा जाता है। शेर के जो बच्चे होते हैं उनको शावक कहते हैं, शावक। मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको चूजा कहा जाता है, चूजा मुर्गी के बच्चों को। और भेड़ के बच्चे होते हैं उनको मेमना कहा जाता है। मेढक, ये देखो इंपॉर्टेंट है, मेढक के जो बच्चे होते हैं उनको बेगची कहा जाता है। और तितली और कीट, ये दोनों देखो, इनके जो बच्चे होते हैं उनको लार्वा कहा जाता है। यानी कि जो जितने भी हैं वो अपना क्या कहते हैं, रस चूसते हैं, होता है ना, जैसे तितली है, कीट है, सारे रस, पेड़ जो फूल होते हैं उनसे क्या कहते हैं, रस चूसते हैं ये, तो इनको लार्वा कहा जाता है, लार्वा। जैसे कीट किसका कीट होता है, रेशम का कीट होता है, तो उसके बच्चे होते हैं, लार्वा कहा जाता है उनको। इसी तरह घोड़ा का जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है बच्छेरा, बच्छेरा। आप देखोगे आपको पता लगेगा, बच्छेरा कहा जाता है। तो इस प्रकार कुछ मैंने उदाहरण लिए, आगे आप देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। लिमिटेड ही ले सकता हूँ मैं, क्योंकि हर एक चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो मैंने लिमिटेड उदाहरण लिए। आगे आप देख सकते हैं, आपको जितने आप देखना चाहें। इसी प्रकार जंतु और उनके बच्चों के नाम हो गए। अब आगे का देखते हैं। चौथा है कि व्यवसाय और उनके औजार। कि एक व्यवसायी है वो अपना क्या औजार काम में लेता है। जैसे लेखक है तो लेखक का औजार क्या होता है, कलम होता है। उसी प्रकार कसाई होता है तो कसाई क्या काटता है, किससे, छुरी से, उसका औजार छुरी होता है। कुम्हार का जो औजार होता है वो होता है चाक, जिसको वो घुमाता रहता है, घुमा घुमा के, और मिट्टी के बर्तन बनाता है। उसी प्रकार किसान का औजार हल होता है, हल से जोतता है किसान। उसी प्रकार आगे देखें, चिकित्सक की जो गर्दन में जो टांगा रहता है एक नली सी होती है, जिसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोपी कहा जाता है। तो जिसको सांसें, हमारी जो सांसें हैं या जो हमारी नसों में जो गति हो रही है उसको मापता है एक तरीके से। सांसों को देखता है कितनी स्पीड से चल रही है, हार्ट स्पीड्स को भी देखता है इसी तरीके से, वो स्टेथोस्कोपी से देखा जाता है। उसी प्रकार रसोईया होता है, उसका औजार चाकू होता है, वो चाकू से काटता है सब्जी वगैरह को। और नाई का औजार होता है वो कैंची होता है, कैंची से बाल काटता है। मोची का जो औजार होता है वो होता है टेकुआ। जितने भी मोची के औजार होते हैं उनको टेकुआ कहा जाता है। उसी प्रकार बढ़ई का औजार आरी होता है, लकड़ी काटता है आरी से। और खगोल शास्त्री जो होता है, खगोल शास्त्री का औजार दूरबीन होता है। वो दूरबीन से आकाश में होने वाले विभिन्न खगोलीय घटनाओं का देखता है, दूरबीन से दूर की घटनाओं को, और उनका अवलोकन करता है।
उसी प्रकार लोहार होता है, उसका हथियार होता है निहाई। अब कहोगे निहाई क्या होता है? निहाई जो लोहा होता है ना, लोहे का एक आधार होता है, आधार होता है जिस पे रख के वो चीज़ों को पीटता है, उसे कहते हैं निहाई। तो आप समझ गए होंगे। ये टॉपिक है अपना व्यवसायी और औजार। व्यवसायी हो गए और उनके औजार हो गए। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं 5वें नंबर का जो है वो औजार और उनके उपयोग। अब तो ये तो औजार हो गए कि कौन कौन सा व्यक्ति क्या औजार काम में लेता है। अब उस औजार का उपयोग क्या होता है ये देखें। तो उस्तरा होता है, नाई यूज में लेता है। उससे क्या करता है? वो मुड़ने का काम करता है, मोड़ने का, यार बालों को काटता है पूरी तरह से, मुड़ना कहा जाता है। उसी प्रकार चिमटा, चिमटा क्या काम होता है? चिमटे से पकड़ा जाता है चीज़ों को। बंदूक, बंदूक से क्या काम होता है? बंदूक से निशान लगाया जाता है, किसी को मारा जाता है, शिकार किया जाता है। कलम का क्या काम होता है? कलम से लिखा जाता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इस टाइम कलम से। और कांटा, कांटा होता है जो खाने के लिए काम होता है। चम्मच और कांटा होता है वो खाने के काम आते हैं, दोनों के दोनों। उसी प्रकार चाकू होता है, चाकू से काटा जाता है। और कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी भी काटने का काम देती है बड़ी चीज़ों को, चाकू से छोटी चीज़ें काटी जाती हैं। कुदाल, कुदाल होता है खोदने का, जिसे कस्सी भी कहते हैं, खोदने का काम आता है। और ढाल होता है, ढाल क्या होता है? जैसे राजा महाराजा तलवार लेकर लड़ते थे ना, तो एक दूसरी ओर से इस चीज़ से बचते थे, उसे कहते थे बचाने के लिए ढाल में प्रयोग लेते थे, उसे बचाया जाता है। और चश्मा क्या काम करता है? चश्मे से देखते हैं, किसी को दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष होते हैं, उनसे निपटने के लिए वो चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो ये चश्मा देखने का काम आता है। तो ये 5वां प्रकार हुए औजार और उनके प्रयोग। आप बहुत सारे औजार ले सकते हैं और उनके प्रयोग देख सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 6वां है व्यवसायी और उनकी कार्यशाला। यानी जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति है जो कोई काम कर रहा है, उसकी कार्यशाला क्या होगी, यानी कहाँ पे काम करेगा वो, उसकी ऑफिस क्या होगी। जैसे वकील, वकील बताओ कहाँ काम करेगा? ऑफकोर्सली न्यायालय में करेगा। जो जितने भी वकील होते हैं वो न्यायालय में काम करते हैं। और वैज्ञानिक कहाँ काम करते हैं? वैज्ञानिकों के लिए प्रयोगशाला होती है, क्योंकि प्रयोग करते हैं। और कलाकार क्या होता है? कलाकार रंगशाला, रंगशाला पे अपना अभिनय करता है। उसी प्रकार चिकित्सक, चिकित्सक अस्पताल के अंदर होते हैं, अस्पताल के अंदर अपना काम करता है। किसान अपना काम खेत के अंदर करता है। और अभियंता यानी कि इंजीनियर निर्माण स्थल पर अपना काम करता है, जो कि सिविल इंजीनियर का कहा गया है। और जुआरी, जुआरी जुआर घर में अपना जुआ का काम करेगा। और सेवक जो होता है वो गृह में, सेवक गृह में काम करता है। जैसे सेवक को कहा जाता है सेवा का काम, वो काम घर में करता है, गृह में करता है। और लिपिक जो होता है क्लर्क, वो कार्यशाला में करता है, यानी ऑफिस में करता है। नाविक जो होता है पोत, पोत में अपना काम करता है। पोत कहा जाता है एक तरीके से जल का जहाज, जल जहाज कहा जाता है पोत को, जल जहाज, जल जहाज में काम करता है। और अभिनेता, अभिनेता रंगमंच पर अपनी प्रस्तुति देता है। अब आप कहोगे कि कलाकार और अभिनेता में क्या अंतर है? अभिनेता वो होता है, वो करता है फिल्मों में काम वगैरह, जो एक रंगमंच पे होता है, पर्दे पे जो चीज़ें दिखती हैं, वो होता है अभिनेता। और कलाकार हमारे बिल्कुल प्रस्तुत करता है सामने, बिल्कुल सामने, यानी हकीकत में जो हमें चीज़ें दिखती हैं, कहीं रिकॉर्ड नहीं की होती, हमारे सामने होती हैं, उनको कलाकार कहा जाता है। रंगशाला जैसे होता नहीं, बहुत से कलाकार होते हैं, वो अपनी प्रस्तुति देते हैं, हम देखते हैं, तो वो रंगशाला होती है। और उसी प्रकार रंगमंच होता है जिस पर अभिनेता करते हैं, रिकॉर्डेड होती हैं चीज़ें। चलो आगे देखते हैं 7वां। 7वां होता है उत्पाद और उनके कच्चे पदार्थ। यानी कि जो उत्पाद हमें मिल रहा है वो किस कच्चे पदार्थ से मिल रहा है। जैसे मक्खन किससे मिलता है? दूध से मिलता है, क्योंकि दूध से दही जमता है और दही से मक्खन प्राप्त होता है। उसी प्रकार धातु, धातु किससे मिलती है? अयस्क से मिलती है, कारखानों से अयस्क निकाला जाता है और अयस्क से धातु बनती है। उस प्रकार ऊन, ऊन बताओ किससे मिलती है? ऊन से क्या कंबल बनता है? कंबल से तो ऊन बनेगा, मतलब जो भी कंबल बनेगा वो ऊन से बनेगा। अब उसी प्रकार रबर देखते हैं, तो रबर लेटेक्स, लेटेक्स नाम का एक जो पेड़ों से मिलता है, लेटेक्स, लेटेक्स से रबर मिलती है। उसी प्रकार जूता देखते हैं, तो जूता किससे? चमड़े से बनता है। और शराब किससे बनती है? अंगूर से। फ्रांस में काफ़ी फेमस है, फ्रांस की अंगूर बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रांस में, तो इसलिए जैसे हमारे यहाँ पे पानी पिलाया जाता है, तो वहाँ पे नॉर्मली जो कोई भी घर पे रिश्तेदार वगैरह आता है, कोई भी मेहमान आता है, तो उसके लिए शराब परोसी जाती है। अब उसके अंदर एल्कोहल की मात्रा ना के बराबर होती है, इस तरीके की रेड वाइन जिसे कहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे वस्त्र, तो वस्त्र किससे? धागे से बनेगा, धागा से वस्त्र बनेगा। कपास से क्या? धागा बनता है और धागे से वस्त्र बनता है। उसी प्रकार कागज़ देखेंगे, तो कागज़ लुगदी से बनता है। पेड़ होते हैं, पेड़ों को काट के और फिर उसके छिलके छोटे छोटे भागों में कर देते हैं, उनको लुगदी बनाते हैं और लुगदी से कागज़ बनाया जाता है। पुस्तक देखते हैं,
पुस्तक देखो, कागज़, बहुत सारे कागज़ होते हैं, उनसे पुस्तक बनती है, देखा होगा आपने। उस प्रकार दूध देखेंगे तो दूध से क्या, दही बनता है, मैंने बताया था। और दही से क्या बनेगा, मक्खन। और तेल किससे निकलता है, बीज होते हैं, जैसे सरसों के बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, या फिर मूंगफली के बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है। तो यहाँ आपको पता लग गया उत्पाद और उनके कच्चे पदार्थ, यानी जो उत्पाद बन रहा है वो किस कच्चे पदार्थ से बन रहा है। आगे का देखते हैं, आगे का है 8वां, जिसमें कहा जाता है विषय और अध्ययन संबंध। यानी विषय है, उस विषय के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ से रिलेटेड स्टडी की जा रही है। जैसे मानव शास्त्र होता है, मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार आपका जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान के अंदर जीवन का अध्ययन किया जाता है। और उसी प्रकार बैक्टीरियोलॉजी होता है, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जीवाणु जो होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार कार्डियोलॉजी होता है, कार्डियोलॉजी में हृदय का किया जाता है, हार्ट का, बोलते नहीं कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम। इसी प्रकार एंजाइमोलॉजी होता है, एंजाइमोलॉजी देखो वर्ड से पता लग रहा है, एंजामियो यानी कि एंजाइम का किया जाएगा। उस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो होता है जीव, सूक्ष्म, तो इसमें सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार देखते हैं न्यूरोलॉजी, तो न्यूरो आप जानते हो, तंत्रिका तंत्र की होती है, मस्तिष्क एक तरीके से जो अपना पीठ के पीछे वाला हिस्सा होता है, इसमें एक छोटी रीढ़ की हड्डी होती है, उसको कहते हैं तंत्रिका, तो पूरी मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार न्यूरोलॉजी का जो अध्ययन होता है वो तंत्रिका विज्ञान का होता है। और देखो ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो क्या होती है, हड्डियाँ, तो ऑर्थोपेडिक्स में हो जाएगा हड्डियों से संबंधित रोग। और उसी प्रकार है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डी विज्ञान का अध्ययन। आगे देखते हैं पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी जितने भी बीमारियां होती हैं उनका जिसमें अध्ययन किया जाता है वो पैथोलॉजी होता है। जैसे हम जाते हैं, बीमार वगैरह हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो पैथोलॉजी लैब में कहा जाता है ना, हमें लैब में जाने के लिए पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है, यानी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, कौन सा बीमारी है कोई भी रोगी के अंदर, तो उस चीज़ का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। और होता है ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी यानी कि दांत होता है, दंत विज्ञान। उसी प्रकार होता है पेलेंटोलॉजी, पेलेंटोलॉजी होता है जीवाश्म, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है जिसके अंदर। तो ये समझ गए होंगे आप, वापस देखना एक बार, विषय और अध्ययन संबंधी, यानी जो सब्जेक्ट है उसमें किसका अध्ययन किया जा रहा है। इसी क्रम में आगे देखते हैं हम 9 नंबर का, जिसमें वैज्ञानिक उपकरण और मापन संबंधी, यानी वैज्ञानिक उपकरण है वो किसके मापने के काम आते हैं। जैसे एमीटर, एमीटर क्या मापने के काम आता है, विद्युत धारा मापने के। सिस्मोग्राफी अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, ये भूकंप नापने के काम आता है। और ऑडियोमीटर, ऑडियो से पता लग रहा है ध्वनि, अर्थात ध्वनि तीव्रता का वो करता है मापन। लैक्टोमीटर यानी दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, उनमें अगर आगे लैक्टो लग जाए तो दूध से बनी हुई आएंगी वो, बिल्कुल आप इस चीज़ को शॉर्ट ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। लैक्टो, हर चीज़ के आगे लैक्टो लगा दो तो वो दूध से बनी हुई आएंगी, तो लैक्टोमीटर यानी कि दूध की शुद्धता नापने का। उसी प्रकार होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए। जैसे एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त में लिया जाता है, उसी प्रकार गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और बैरोमीटर, बैरोमीटर यूज में लिया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। उसी प्रकार होता है क्रेस्पोग्राफ, क्रेस्पो जो ग्राफ होता है वो पादप वृद्धि, यानी जो पादप है उनकी वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्पोग्राफ का उपयोग किया जाता है। बहुत से पौधे होते हैं, आपको दिखने में ऐसा लगेगा नहीं कि बड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े होते हैं, तो उनको मापने के लिए क्रेस्पोग्राफ नाम का एक यंत्र होता है, उसको प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार आगे देखेंगे हम हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर अर्थात वायु की आर्द्रता, वायु में कितनी नमी है, कितनी आर्द्रता, उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर अर्थात कैलोरी, कैलोरी क्या होती है, ऊष्मा, और ऊष्मा को मात्रा होती है, उसको कैलोरीमीटर में मापते हैं। उसी प्रकार फैदोमीटर, फैदोमीटर प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई, समुद्र कितना गहरा है इसको मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। और इसी क्रम में आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर होता है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है विभवांतर, तो इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। और फोटोमीटर, फोटोमीटर के लिए, फोटो अर्थात प्रकाश, तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है फोटोमीटर का प्रयोग। तो आप समझ ही होंगे क्या वैज्ञानिक उपकरण और वो किस चीज़ को मापते हैं। ये कुछ लिए मैंने, आगे आप और भी देख सकते हैं। इसी प्रकार में आगे देखते हैं हम कि आगे है भौतिक राशि और उनकी इकाइयाँ, भौतिक राशि और उनकी क्या क्या इकाई हो सकती हैं। तो मैंने इकाई देखी है आपको, जैसे बल, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, न्यूटन में बल जब नापा जाता है कि इतना न्यूटन बल दिया गया।
और बल डायन में भी नापा जाता है, लेकिन जो SI मात्रक है वो न्यूटन है। उसी प्रकार कार्य देखते हैं, तो कार्य को जूल में मापा जाता है। कार्य की जो मात्रक है वो जूल है। ऊर्जा को जूल में नापा जाता है। देखो समझ रहे हो आप, कार्य को भी जूल में और ऊर्जा को भी जूल में नापा जा रहा है। उस प्रकार शक्ति को वॉट में नापा जाता है। और उसी प्रकार देखेंगे समय, तो समय को सेकंड में मापेंगे हम। और ऊष्मा को हम कैलोरी में नापेंगे कि इतनी ऊष्मा गई, इतनी कैलोरी ऊष्मा। विभवांतर अभी बताया था, विभवांतर इलेक्ट्रॉन अर्थात वोल्ट में मापेंगे। और प्रतिरोध, इतना ओम, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। और कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। इतने डिग्री का कोण बन चुका है, ऐसे कहते हैं। दाब, देखो दाब का देखेंगे तो दाब पास्कल में नापा जाता है। और आवेश को कूलाम में मापा जाता है। इतना कूलाम आवेश जा चुका है, कहते हैं। श्यानता का जो मात्रक होता है वो प्लांक होता है। और ध्वनि तीव्रता को डेसिमल में नापा जाता है। डेसिबल, जैसे कहते हैं ना, इतने डेसिबल से ज़्यादा कि व्यक्ति ध्वनि नहीं सुन सकता। जैसे बहुत ऊपर आसमान में रॉकेट होते हैं ना, बहुत सारे दिखते हैं आपको, तो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो क्यों सुनाई नहीं देती? ऊपर देखते हैं कि एक लंबी सी सफ़ेद पट्टी बनी हुई है। तो उसका रीज़न होता है कि मानव के जो कर्णों की जो क्षमता है वो एक निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा की ध्वनि महसूस नहीं कर सकते और निश्चित आवृत्ति से कम की भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मानव को वो जो ऊपर जा रहा थोड़ा रॉकेट, तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। उसी प्रकार देखते हैं आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। और जल की गहराई को फैथम में मापा जाता है, ये बताया था मैंने आपको। सोने की शुद्धता कैरेट, यानी कि 24 कैरेट का सोना है, बोलते नहीं है, अर्थात सोने की शुद्धता को कैरेट में नापेंगे। आगे आता है विभवांतर, तो विभवांतर को हम वोल्ट में मापा जाता है कि इतने वोल्ट का विभवांतर है। और विद्युत धारा को भी बताया था, एम्पियर में मापेंगे। और लेंस की आवर्त क्षमता, लेंस की जो आवर्त क्षमता होती है वो डायप्टर में मापी जाती है। जैसे आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें यूज मिल जाते हैं, तो कितने डायप्टर का आवर्ती क्षमता मापी जाती है लेंस की। और विद्युत शक्ति को हम पता है ये किलोवाट में मापते हैं। जो हमारे बिल आते हैं, इतनी किलोवाट विद्युत खर्च कर दी हमने। तो ये आप समझ गए होंगे। ये है 10वां जो टाइप था उसमें है बेसिक्स में कि भौतिक राशि और उनकी इकाइयाँ, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसी क्रम में अगला देखते हैं। अगला है कि कप और ट्रॉफी कैसे, अंतर्राष्ट्रीय कप और ट्रॉफी, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय लेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय में देखो, मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए अलग अलग गेम, जितने भी गेम्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़, उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आपको पूछा जा सकता है वो आपको देने की कोशिश की है। और शायद मैंने आपको इस तरीके से लिखाने की कोशिश की है कि शायद ही आपको किसी किताब में मिले। NCERT से मैंने ये लिया है ताकि आपको आसानी हो करने में। और NCERT ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो देखते हैं पहला गेम, गोल्फ। दुनिया का सबसे महंगा खेल कहा जाता है गोल्फ को, सबसे महंगा खेल है दुनिया का। इसमें कौन कौन से कप होते हैं? कनाडा कप होता है, वो गोल्फ के अंदर होता है। और रेडिट कप होता है, वो भी गोल्फ के अंदर होता है। और वॉल्कर कप, ये भी गोल्फ के अंदर होता है। और इज़ने ओवर जो कप होता है वो भी गोल्फ के अंदर होता है। और पूछा हुआ है बिल्कुल कि ये कप किसके अंदर, किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अब इसके फेमस प्लेयर देख लेते हैं। फेमस प्लेयर कौन से हैं? तो जैक निकलियस गोल्फ के सबसे फेमस प्लेयर्स में इसकी गिनती की जाती है। और टाइगर वुड्स काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहे थे और काफ़ी फेमस भी हैं टाइगर वुड्स। और अभी जो हैं वो आर्नोल्ड पाल्मर, जो काफ़ी फेमस हैं गोल्फ के प्लेयर। तो ये आपको गोल्फ से संबंधित ट्रॉफीज़ हो गई। ये इंटरनेशनल लिखाई है मैंने, देखो ये इंटरनेशनल है। और जहाँ पे मेरे को लगेगा कि इंटरनेशनल के अंदर जो लगती इंटरनेशनल जैसी हैं लेकिन होती वो इंडियंस हैं, तो उसको मैंने इंटरनेशनल में लिखने की कोशिश की है। और इंडिया की अलग से, राष्ट्रीय की अलग से ट्रॉफी और कप को मैं आगे बताऊँगा आपके लिए। तो आप समझिए गोल्फ की मेनली 4 ट्रॉफी होती हैं और फेमस प्लेयर भी ये रहे। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन आपको पता ही है, बैडमिंटन साइना नेहवाल खेलती हैं हमारी। तो इसके अंदर होते हैं एशिया कप, यूरोपियन कप, मलेशियन ओपन, ये सारे बैडमिंटन की ट्रॉफीज़ हैं। थॉमस कप मेंस का, और ओवर कप होता है वुमेन का। ये भी पूछा जा सकता है कि आदमी लिख दिया, क्या कहते हैं आपको, क्वेश्चन लिख दिया ऐसे, उसने लिख दिया मैन, और मैन के आगे उसने लिख दिया थॉमस कप, और समानुपाती करके उसने लिख दिया वुमेन, और फिर पूछ लिया आपसे कौन सा कप है। तो आप समझ गए होंगे थॉमस कप बैडमिंटन का है। उसी प्रकार ओवर कप भी बैडमिंटन का है जो कि वुमेन के लिए होता है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार करोगे। डच ओपन, ये काफ़ी फेमस है इसका, डच ओपन बैडमिंटन में होता है। अब बैडमिंटन के इंटरनेशनल खिलाड़ी देख लेते हैं फेमस कौन से हैं। ली सोंग वाई,
ये भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और कैरोलिना मारिन ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और चेंग लोंग ये चाइना के, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। अब समझ गए होंगे आप इस तरीके से। अब लॉन टेनिस आप जानते हो क्या होता है, जो कि जो हमारी सोनिया मिर्जा खेलती थी जिसको, लॉन टेनिस को उसे कहते हैं लॉन टेनिस। अब लॉन टेनिस में हम देखते हैं क्या है। लॉन टेनिस में होता है डेविस कप। डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिए आप। टेनिस का वर्ल्ड कप है, डेविस कप है, उसको टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। उसी प्रकार देखो मैं आपको बताऊंगा, ये देखो ये चारों दिख रहे हैं आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। जो चारों हों ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं अलग अलग टाइम पे। अब मैं आपको इसके लिए बता दूं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है इसके बारे में बताऊं, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होता है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में खेला जाता है ये, और ये जनवरी में खेला जाता है। और उससे बड़ी चीज़ कि ये पहला है, साल का पहला है ग्रैंड स्लैम, साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। और ये हार्ड जो इसका वो होता है जिस पे खेला जाता है ग्राउंड पे, वो हार्ड ग्राउंड पे खेला जाता है। उसी प्रकार फ्रेंच ओपन होता है, और ये जनवरी में खेला जाता है, मैंने आपको बता दिया। इसका ऑस्ट्रेलियन का फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन चूँकि फ्रांस यानी कि पेरिस में खेला जाएगा, राजधानी में खेला जा रहा है, और खेला कब जाता है, मई में खेला जाता है। और ये क्या होता है, क्ले अर्थात बालू पे खेला जाता है। क्ले जो इसका ग्राउंड होता है, इसका क्ले ग्राउंड होता है। उसी प्रकार बात करते हैं विंबलडन की, तो विंबलडन क्या है, लंदन में खेला जाता है, यूके में। और सबसे पुराना टेनिस मतलब लॉन टेनिस का सबसे पुराना कप है ये विंबलडन। ये कब खेला जाता है, ये खेला जाता है आपका जून में। और क्या खेला जाता है, ग्रास पे खेला जाता है, यानी कि घास पे खेला जाता है ये, ग्रास पे, समझ रहे होंगे आप, ग्रास पे खेला जाता है ये, ग्रास पे खेला जाता है। उसी प्रकार यूएस ओपन अर्थात यूएसए यानी कि अमेरिका, और ये खेला कहाँ पे जाता है, ये खेला जाता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पे खेला जाता है। और कब खेला जाता है, अगस्त में खेला जाता है, और ये भी हार्ड पिच पे खेला जाता है। ये देखो ये गेम से रिलेटेड भी है और जीके से रिलेटेड भी है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको जो एनालॉग टॉपिक है वो टफ है। अब देखो कितना पढ़ना पड़ रहा है इसमें, और किसी रीजनिंग टॉपिक में आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। लॉन टेनिस है, डेविस कप जो कि वर्ल्ड कप कहा जाता है इसे टेनिस का। और उसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन ओपन देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न में जनवरी में खेला जाता है और हार्ड पिच है उसकी। फ्रेंच ओपन दूसरा है, पेरिस में खेला जाता है और मई के अंदर खेला जाता है, और किले में खेला जाता है अर्थात मिट्टी में खेला जाता है, बालू में। विंबलडन लंदन यूके में खेला जाता है और जून के अंदर सबसे पुराना है और ग्रास पे खेला जाता है। और यूएस ओपन साल का अंतिम है, ये न्यूयॉर्क में खेला जाता है अगस्त के अंदर और हार्ड पिच पे खेला जाता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। अब इसके प्लेयर देख लेते हैं, फेमस प्लेयर कौन कौन से हैं कि रोजर फेडरर लॉन टेनिस के, राफेल नडाल, नवाब जोकोविच, और महिलाओं में देखा सेरेना विलियम्स काफ़ी फेमस हैं, मरीना शारापोवा और स्टेफी ग्राफ, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लॉन टेनिस के। तो आप समझ होंगे, दोबारा फिर से देख सकते हैं। और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जीके में भी पूछे जाते हैं। देखो लॉन टेनिस से रिलेटेड ये चारों, ये जो मैंने बताए थे आपको चारों ग्रैंड स्लैम, इसके बारे में पूछा जाता है। ये देखो एक तो सिंगल खेले जाते हैं, मैन में, वुमेन में, और डबल में भी खेले जाते हैं ये। अब आगे का देखते हैं, टेबल टेनिस जो टेबल के ऊपर खेली जाती है। टेबल टेनिस के जो जितने भी जो आपको टूर्नामेंट में वो बताऊँ मैं आपको, स्वेतलिंग कप होता है, वो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है। उसी प्रकार बामा वेलिक कप होता है, और त्रिवेंद्रम कप जो कि इंडिया का होता है, त्रिवेंद्रम कप टेबल टेनिस में यही होता है इंडिया में एकमात्र। त्रिवेंद्रम कप काफ़ी फेमस है उनमें। अब इसके फेमस जो प्लेयर हैं वो है मा लोंग और जू जिंग, जापान के और चीन के हैं मा लोंग और जू जिंग। अब उसी प्रकार अगला जो गेम है वो है हॉकी। हॉकी मेनली इंडिया का गेम है, इंडिया सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब वर्ल्ड में भी काफ़ी सारा खेला जाता है। तो इसकी जो ट्रॉफी है वो है सुल्तान अजलान शाह कप। इसको देख के बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि इंडिया का हो सकता है, लेकिन सुल्तान अल्जान जो कि अजलान कप है वो मलेशिया के अंदर खेला जाता है। और एक होता है विलिंगटन कप है, वो भी हॉकी से रिलेटेड है। और स्टैनली कप ये भी हॉकी से रिलेटेड है। अब आगे का जो बड़ा जो गेम है फुटबॉल, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस गेम, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गेम और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो खेल है वो फुटबॉल है। अब फुटबॉल में क्या है, फुटबॉल में देखो, फुटबॉल के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि फुटबॉल में कुछ ट्रॉफीज़ होती हैं, जैसे
EFA चैम्पियन लीग यानी यूरोपियन फुटबॉल क्लब के द्वारा की जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। चैम्पियन लीग होती है जो कि फुटबॉल के लिए होती है, और एक होती है IFA, अर्थात ये देखो IFA शील्ड, इसको लेके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरनेशनल है जबकि ये इंडियन है UFA। मैंने कहा था ना जो मिलती जुलती चीज़ होंगी मैं आपको इंटरनेशनल में इंडिया की लिख के दूंगा, तो इंडिया की होती है IFA, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, सॉरी इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। उसी प्रकार आईफा तो आपको पता ही है, आईफा वर्ल्ड कप यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि सबसे बड़ा ट्रॉफी कहा जाता है ये फुटबॉल के लिए। और एक होता है रोवर कप। रोवर कप दिखने में अंग्रेजी लग रहा है लेकिन ये इंडिया का है रोवर कप। रोवर कप फुटबॉल का है जो इंडिया के अंदर होता है। उसी प्रकार होता है कन्फेडरेशन कप। कन्फेडरेशन कप है जो अफ्रीका फुटबॉल की जो परिसंघ है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और एक होता है सीजर्स कप और एक टोड ट्रॉफी। टोड ट्रॉफी एक्चुअली यूके के एक अधिकारी थे, गेम प्लेयर थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे टोड, जिनकी सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जो टोड थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में, तो उन्हीं की याद में टोड ट्रॉफी स्टार्ट की गई थी। तो ठीक है, आपको ये पूछा हुआ है, दोनों मैंने इसलिए लिखे हुए हैं कि सीजर्स कप और टोड ट्रॉफी ये दोनों किससे रिलेटेड है, दोनों पूछे रखें काफ़ी बार। अब इससे फेमस प्लेयर देख लेते हैं, जैसे डेविड बेकहम काफ़ी फेमस प्लेयर हैं फुटबॉल के, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको पता ही है कितने हैं, लियोनेल मेसी, ये तो इतने अधिक फेमस प्लेयर हैं कि जिन्होंने फुटबॉल कभी देखा भी नहीं फिर भी वो इनके नाम जानते हैं, तो काफ़ी फेमस प्लेयर हैं। उसी प्रकार आगे देखते हैं हम क्रिकेट देखेंगे। अब क्रिकेट से तो बच्चा परिचित है इंडिया का तो, और काफ़ी फेमस है क्रिकेट तो बिल्कुल। अब क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में होता है एशियंस कप, एसिस कप होता है, तो एसिस कप टेस्ट के लिए होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है एसिस कप। एशिया ट्रॉफी, एशिया कप होता है एक, एशिया कप में एशिया की टीमें भाग लेती हैं। ICC वर्ल्ड कप सबको पता है, ODI और T20 दोनों होते हैं, जो कि इस बार का ICC वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया था, जिसकी विजेता भी इंग्लैंड रही थी पहली बार। ये देखो क्रिकेट की जो जन्मदाता है क्रिकेट का वो कौन है, इंग्लैंड है, लेकिन वो पहली बार इस बार वर्ल्ड कप जीता है। 2019 का वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड ने जीता है। तो आप समझ लेंगे ICC वर्ल्ड कप होता है प्रत्येक 4 साल में होता है। उसी प्रकार विस्डन ट्रॉफी होती है, विस्डन ट्रॉफी होती है और टेस्ट की होती है, जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होती है विस्डन ट्रॉफी। एक होती है विल्स ट्रॉफी। विल्स क्या होते हैं, जो स्टंप के ऊपर जो छोटी छोटी सी लकड़ी नुमा जो लगी रहती हैं 2 स्टंप्स के ऊपर, तीनों स्टंपों के ऊपर, उनको बिल्स कहते हैं। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि बिल्स ट्रॉफी एक्चुअली त्रिश्रृंखला थी, त्रिकोणीय श्रृंखला, जो 92-93 में खेली गई थी इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य। यह पूछा जा सकता है, आप बोलेंगे कि अब तो क्या मतलब है इसका, लेकिन बिल्स ट्रॉफी देखने में ऐसा लग रहा है ना, तो इससे आपको पता लगेगा कि बिल्स ट्रॉफी है ये। चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है, चैंपियनशिप IPL आपको पता है इंडिया में होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। और एक होता है जिलेट कप, ये जिलेट कप भी फेमस है, इसको पूछ लिया जाता है एग्जाम में, NCERT में लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। फेमस प्लेयर आप सब जानती हैं क्रिकेट के। एक ये देखो एथलीट्स क्या होता है कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं इसमें, स्विमिंग, फुटबॉल, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो कप होता है वो होता है ओलंपिक होता है, एशियन गेम होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है और कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम आप समझ रहे हो क्या होता है, कॉमनवेल्थ एक्चुअली वो सारे गेम में, कॉमनवेल्थ ये ब्रिटेन के द्वारा बनाया हुआ है। ब्रिटेन के वो देश जो ब्रिटेन के गुलाम रहे या ब्रिटेन ने जिन पे अपना शासन किया, उन सारे देशों को इसकी सदस्यता की गई है कॉमनवेल्थ की। तो उनकी एक बहुत बड़ी विरासत है कि कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं उसमें जितने भी देश हैं वो ब्रिटेन के कभी न कभी ब्रिटेन ने उन पे शासन किया है, ये हुआ। अब देखो जो एशियन गेम होते हैं ये कॉन्टिनेंटल होते हैं, यानी अपने अपने कॉन्टिनेंट में होते हैं। अब देखो इसके फेमस प्लेयर 1-2 जो आपको याद होने चाहिए, उसेन बोल्ट रनर है, सबसे फास्ट करते हैं, और मिशेल फिलिप्स, ये सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, उनका नाम है स्विमर है, दुनिया के सबसे बेस्ट स्विमर हैं ये मिशेल फिलिप्स, ये सब बड़ा नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके हो गए अंतर्राष्ट्रीय कप और उनसे रिलेटेड व्यक्ति। अब आगे इसी
इसी क्रम में हम आगे की साइड देखते हैं कि आगे क्या है। तो आप समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, किस तरीके से क्या है। तो आगे की ओर देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए, सॉरी, अभी देखते हैं, ये आगे देखेंगे हम, आगे पाएंगे हम आपको कि कप और ट्रॉफी। कप और ट्रॉफी कौन सी? कप और ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय, कप और ट्रॉफी, राष्ट्रीय कप और ट्रॉफी देखेंगे जो कि भारत के अंदर होती हैं। तो पहले बैडमिंटन की देख लें। बैडमिंटन की देखो, अमृता दीवान कप ये होता है बैडमिंटन के अंदर, चड्डा कप और सोफियो कप, ये सारे बैडमिंटन के हैं। और बैडमिंटन के बड़े प्लेयर कौन है? साइना नेहवाल आप जानते हैं, पीवी सिंधु, और कौन सा, पुल्ला गोपीचंदन, श्रीकांत, कादम्बिनी, ये सारे के सारे बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर हैं जो आपको पता होना चाहिए। इन दो नामों से तो आप भलीभांति परिचित हैं, सानिया नेहवाल और पीवी सिंधु। आगे हॉकी देखते हैं। हॉकी तो मेनली इंडिया की इन्वेंस किया है हॉकी को। तो हॉकी में देखें कौन कौन से कप होते हैं। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप और ध्यानचंद ट्रॉफी, हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को, ध्यानचंद ट्रॉफी उन्हीं के नाम पे। और सिंधिया गोल्ड कप जो कि ग्वालियर राजघराना है वो उसकी तरफ से होता था पहले, तो इसको कहा जाता है सिंधिया गोल्ड कप। एक होता है मुरागुप्पा गोल्ड कप, ये भी साउथ में होता है। तो ये भी हॉकी का एक इवेंट है। अब देखो हॉकी के सबसे बड़े बड़े प्लेयरों का नाम देखते हैं। ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। धनराज पिल्ले, ये बहुत बड़े प्लेयर थे। संदीप सिंह, जिनके ऊपर मूवी बनी है, फ्लिपकर सिंह के नाम से जाना जाता है इनको। और सरदार सिंह इंडियन टीम में कप्तान रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हॉकी के हैं। अब फुटबॉल देखते हैं। फुटबॉल में क्या होता है। फुटबॉल में ये देखो डूरंड कप, दिखने में क्या लगता है कि बाहर होता होगा, लेकिन इंडिया में होता है और ओल्डेस्ट इवेंट है फुटबॉल का डूरंड कप, जो कि इंडिया के अंदर होता है। एक होता है बडोदकर ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की है। कलिंगा, जो कि कलिंग युद्ध की वजह से वहाँ पे लगाया गया, कलिंग, जहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ था, तो कलिंगा कप होता है। संतोष ट्रॉफी दिखने में लगती है कि क्रिकेट की, लेकिन एक्चुअली फुटबॉल की, याद रखने वाली बात है। संतोष ट्रॉफी है। रोवर कप दिखने में बाहर का लगता है, लेकिन ये फुटबॉल है और इंडिया का है, रोवर कप है। और ये होता है सर आशुतोष मुखर्जी कप। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो गेम फुटबॉल खेला जाता है वो ज़्यादातर खेला जाता है पश्चिम बंगाल कोलकाता में, जिससे आपको याद हो जाएगा कि श्री आशुतोष मुखर्जी से याद कर लेंगे। अब इसके फेमस प्लेयर देखिए, फेमस प्लेयर हैं इसके वांगचुंग वुटिया, सबसे नाम आपने बहुत सुना होगा वांगचुंग वुटिया का, फुटबॉल के इंडिया के सबसे फेमस प्लेयर हैं। सुनील चेत्री और IM विजियन, ये सारे फेमस प्लेयर हैं। भुटिया का नाम तो बहुत सुना होगा आपने, चेत्री का भी सुना होगा, विजियन का भी बहुत सुना होगा। तो चलो क्रिकेट का देख लेते हैं। क्रिकेट की सबसे इम्पोर्टेंट जो है अब आपको पता है रणजी ट्रॉफी, जो कि भारत का एक दिवसीय जो गेम है रणजी ट्रॉफी कहा जाता है। सबसे बड़ा गेम है भारत का रणजी ट्रॉफी। IPL T20 के खेला जाता है। इसमें नई प्रतिभाओं को दिखाने का, एक अपना हुनर दिखाने का एक मंच मिल रहा है अच्छा, जिससे क्या कहते हैं इंडिया में आज क्रिकेट इतना अच्छा और इतने अच्छे मुकाम पर है। IPL का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसी प्रकार विजय हजारे ट्रॉफी आपको पता है होती है, विजय हजारे ट्रॉफी टेस्ट खेला जाता है एक तरीके से। और टाइटन कप होता है, ये ODI है, जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टाइटन कप देखने में आपको ऐसा लगेगा बाहर का खेला जाता है, लेकिन इंडिया में खेला जाता है टाइटन कप। त्रिकोणीय सीरीज है एक तरीके से। और सिंगर कप, ये भी क्रिकेट का है सिंगर कप। और ईरानी ट्रॉफी तो आप फेमस है, आप जानते हो ईरानी ट्रॉफी क्या होता है। ईरानी ट्रॉफी एक्चुअली क्रिकेट की होती है। और दिलीप ट्रॉफी आपको पता ही है। और ये आपको पता ही है देवदत्त ट्रॉफी काफ़ी फेमस है। गावस्कर ट्रॉफी, तो बहुत बड़े प्लेयर हैं गावस्कर, जिनको लिटिल मास्टर कहा जाता है। तो गावस्कर ट्रॉफी हो गई, गावस्कर वडोदरा ट्रॉफी। और GD बिरला ट्रॉफी है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। और उसके बाद होता है CK नायडू ट्रॉफी होती है, ये भी क्रिकेट की होती है। तो आप सारे नाम देखेंगे वापस से, आपको एक जगह देने की मैंने कोशिश किया है NCERT का सारा लेते हुए। चलो आगे देखते हैं। ये आपको हो गया कंप्लीट जो मैंने बताया था कि लैंग्वेज एनालॉजी। अब पढ़ते हैं नंबर एनालॉजी। इसमें मैंने अल्फ़ाबेट को भी शामिल किया गया है, अल्फ़ाबेट भी इसमें शामिल है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम वर्ग। तो देखो वर्ग क्या होता है, जो सारे मैंने आपको वर्ग लिख दिए हैं। तो 30 तक के कुछ वर्ग हैं, वो मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का वर्ग होता है वो 4, 3 का वर्ग है वो 9। अब वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग को पहले देखा जाए। वर्ग यानी होता है उसको 2 बार लिखना,
जैसे 2 का वर्ग यानी कि 2 गुना 2, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा। 3 का वर्ग यानी कि 3 गुना 3, तो 3 तिया के 9। इस तरीके से वर्ग यानी 2 बार उसको रिपीट किया जा रहा है, उसी को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का होगा वो 64 और 9 का 81, 10 का हो जाएगा 100 और 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। तो आप देखोगे, देखो 10 तक तो आप वर्ग बिल्कुल लर्न कर दो, उसके बाद का मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक बार आप देख लो। उसके बाद लास्ट नंबर लो, 11 का 121, 2 का पूछेंगे तो लास्ट का नंबर का देखो, 2 दूंगा के 4 यानी कि आपको पता लग जाएगा 144। 13 का 13 × 13 तो लास्ट नंबर को गुना करो, 3 तिया के 9, अब 3 तिया के 9 से 9 कर लो तो 169। अब उसी प्रकार 14 यानी 4, 4 चौको 16 यानी 6 आ रहा है, तो देखो 6 आ रहा है। अब 55 25 यानी कि 5 आ रहा है, तो ये आ रहा है। देखो जिसका इकाई का अंक 5 होना उसको याद करने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 15 हो गया तो 15 को किस तरह करेंगे, लास्ट नंबर है ये तो आप लिख ही दो। अब उसके बाद क्या बच रहा है, 1 और 1 के अगला नंबर क्या था 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 1 दूंगा के 2, 2 लिख दो 225। देखो 25 का करते हैं इसी प्रकार, देखो लास्ट का नंबर 5 तो 5 का 25 लिख दिया। अब 2 है, 2 के अगला नंबर क्या है 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 3 के 6, 625। देखो 25 का 625, कोई भी ले लो आप, 35 ले लो। देखो लास्ट में 5 है तो 5 का 25, 3 से अगली संख्या क्या है 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 चौको 12 है तो 12 लिख दो, तो 1225। इस तरीके से तरीका याद करने का किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको याद हो गया 15 तक। उसी प्रकार आगे देखते हैं, 16 का होगा 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। अब आगे के वर्ग याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि देखो 26 का पूछ रहा है तो आप ऐसा करो, 25 को तो बिल्कुल मिडिल मान लो आप, ये तो मिडिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसके ये बनेगा तो इसमें आप 100 ऐड कर दो, 576 में 100 ऐड किया प्लस 100 क्या आया 676। उसी प्रकार देखो इसमें भी आप 100 ऐड कर दो, इसमें 100 ऐड किया था देखो, अब इसमें 200 ऐड करो सॉरी, तो 200 ऐड करेंगे तो क्या होगा 729। अब उस प्रकार अगला देखते हैं, अब इसमें 300 ऐड करो आप। उसी प्रकार से अगला देखते हैं, अगला आप देखोगे तो इसमें आप 400 ऐड कर दो। आगे देखो 200, इसमें आप 500 ऐड कर दो। तो देखो ये तरीका हो गया ना याद करने का, आप देख सकते हो दोबारा से सारों को। ये हो गया वर्ग। अब वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अर्थात जैसे 9 का वर्गमूल लेंगे तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 यानी 2 का जोड़ा बन गया, तो +-3। 9 के वर्गमूल पूछने के लिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 9 की घात 1/2, ये भी वर्गमूल का साइन होता है, तो +-3 इसका आंसर हो जाएगा। 25, तो 25 को कैसे लिखा जा सकता है, रूट के अंदर 5 × 5 यानी कि जोड़ा, तो जोड़े में से 1 को लिखा जाता है, तो यानी कि +-5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। उसी प्रकार 324, तो 324 को क्या लिखा जा सकता है 18 × 18 का रूट, और 1 को लिखेंगे तो +-18, ये वर्गमूल हो गया। अब आगे देखते हैं घन देखेंगे। घन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को 3 बार गुना करना है। जैसे 1 का घन पूछा है तो 1 × 1 × 1, ये घन हो गया इसका, यानी 3 बार उसी चीज़ को रिपीट करना घन होता है। जैसे 2 पूछा तो 2 को 2 × 2 × 2, 2 दूंगा के 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। 3 का पूछेंगे, 3 का 27 हो गया। 4 का देखेंगे, 4 का 64, 5 का देखेंगे, 5 का 125, 6 का देखेंगे, 6 का हो जाएगा 216। उसी प्रकार 216 हो गया। 6 का 7 का देखेंगे, 7 का हो जाएगा 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब आप कहेंगे इनको याद कैसे किया जाए, तो याद आप इनको बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको स्वतः याद हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में यही तो एक तरीका है कि जितनी बार आप लिखा जाए उतना याद करने का तरीका आसान होता है। आगे देखते हैं, दस तक के हो गए। अब देखते हैं 11 का, तो देखो 11 का हो जाएगा 13 31, 12 का पूछा 17 28, 13 का पूछा 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75। तो ये 15 तक के आपको वर्ग घन हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाएं आगे। 10 तक को आप पक्का कर लीजिए। अब क्यूब रूट देखते हैं, यानी घनमूल। घनमूल जैसे 2,
अब 2 को देखो घनमूल कहा जाता है 3, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 का जोड़ा होना चाहिए, उनमें से एक लिखाया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इसका घनमूल। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 की पावर 1/3, वर्ग में क्या लिखा था, वर्ग में लिखा था 4 की पावर 1/2, 1/3 है घन में, तो 2, 125, 125 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो लिखने का तरीका मैंने बता दिया आपको। तो इसका हो जाएगा 125 का हो जाएगा 5 घनमूल। आगे नंबर्स का देखते हैं। एक होता है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सुन लो आप। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से पूर्ण विभाजित हो। क्या मतलब हुआ है इसका, कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्ण विभाजित ना हो, वह कहलाती है अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। अब देखो याद करो आप, स्टार्ट करते हैं, चलो हम एक क्या प्राइम नंबर है? आप कहोगे कि एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं है, तो हाँ एक हो सकता है, एक से भी विभाजित है और स्वयं से। तो आप अगर ध्यान से देखोगे इसको और इस पर कंसंट्रेट करोगे तो आप पाओगे कि एक और स्वयं का अर्थ तो एक ही हो रहा है, और जो मतलब है, और का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और का प्रयोग तभी तो करते हैं, मैंने डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ, दो अलग अलग चीज़ें। और का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग चीज़ें, जबकि यहाँ पे एक और स्वयं एक ही बन रहा है यानी कि एक, तो इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है वो 2 है, उसके बाद 3, 4, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 2 अंकों का सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है, सबसे बड़ा 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको पता ही है क्या है, 2 है। तो ये है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप समझिए होंगे किस तरीके से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि वह संख्या जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित ना हो। देखो लिखा हुआ है पूर्ण विभाजित, तो देखो 5 है, तो 5 1 और 5 के अलावा किसी भी कोई अन्य संख्या नहीं है जिससे पूर्ण विभाजित हो सकता है। 7, 11 जितनी भी संख्या लिखी है आप, कोई भी संख्या उठा के देख लो, जैसे 23 उठा के देख लो, तो 23 एक से एवं और लिखा है, 23 और स्वयं का मतलब एक, और स्वयं का मतलब क्या हो गया 23, यही तो हुआ। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे 23 पूर्ण तरह विभाजित हो। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। आगे देखते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी कोई दो संख्याएं हैं जिनका HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक एक हो, जिनका HCF ए हो, तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कोई भी दो संख्या, जैसे 2 ले लिया और 3 ले लिया, अब इनका HCF निकालो। HCF होता है कॉमन एक तरीके से, यानी दोनों में जो मिलता जुलता हो। अब इन दोनों में आपको सिर्फ एक ही ऐसा मिलेगा जो मिलता हुआ है, क्योंकि 2 को 2 गुना 1 कर सकते हैं और 3 को 3 गुना 1 रख सकते हैं, तो 3 एक ही ऐसा है मात्र जो इनमें दोनों में मिल रहा है। इसके अलावा इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है दोनों में जो कोई मिलती हो। उसी प्रकार 3 और 5 इनमें भी जो कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन देखेंगे इसका, वो केवल एक ही निकलेगा। 6 और 7 देखेंगे, इसमें भी जो कॉमन संख्या होगी वो केवल एक ही होगी। 9 और 11 देखेंगे, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर होगा, वो एक ही होगा। 21 और 65 आप देखोगे तो देखो आप कहोगे 3 से विभाजित है, लेकिन ये 3 से नहीं है, केवल एक ही ऐसी संख्या है, ये भी 1 से पूर्ण तरह विभाजित और ये भी 1 से पूर्ण तरह विभाजित है, यानी कि दोनों में जो कॉमन है फैक्टर वो केवल एक ही है। तो इस प्रकार ऐसी दो संख्याएं हैं कॉमन, जो को प्राइम नंबर होते हैं, वो एक जोड़ा होता है दो संख्याओं को, जैसे 2 का और 3 का हो गया, 3 का और 5 का हो गया। तो उन जोड़े में ऐसी संख्या देखी जाती है जो केवल एक हो। वो संख्या कौन सी, सिर्फ एक हो और अन्य संख्या ना हो जो उससे पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। तो उसी प्रकार 2 और 3 में केवल एक ही ऐसा है जो उनमें दोनों में कॉमन है, जो जिनसे पूर्ण तरह ये दोनों संख्या विभाजित हो सकती हैं। तो ये को प्राइम नंबर हो गया। आप दोबारा देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। और क्या हो सकता है, और हो सकती हैं गणितीय क्रियाएं। गणितीय क्रिया कैसे कि आपको कोई भी एनालॉग दे दिया, उसमें आपको एक के साथ दूसरे के साथ कोई गुणन कर दिया, तो उसी प्रकार तीसरे का चौथे के साथ गुणन होगा। उसी प्रकार भाग दे दिया, पहले का दूसरे के साथ भाग दे दिया, तो तीसरे के चौथे के साथ भी वही भाग होगा। पहले और दूसरे के साथ कोई मैथमेटिकल रिएक्शन प्लस में कर दी, तो तीसरे के चौथे के साथ भी वही मैथमेटिकल रिएक्शन होगी। अब घटाना कि पहले में और दूसरे में, फर्स्ट और सेकंड में कोई चीज़ घटा दी, तो उसी प्रकार से तीसरे में और चौथे में वही चीज़ घटाई जाएगी। तो ये एक तरीका है। आगे हम क्वेश्चन के द्वारा इन चीज़ों को आगे सॉल्व करेंगे तो आपकी समझ में आ गया। बेसिक
तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस बेसिक कंप्लीट अपना हो चुका है। और क्वेश्चंस को मैंने एक्चुअली 2 टाइप में आपको डिवाइड किया। जो पहला टाइप है वो भाषा पर आधारित है और सेकंड जो टाइप होगा वो हमारा अल्फ़ाबेट और नंबर पर आधारित होगा। तो चलो भाषा पर आधारित क्वेश्चंस हैं उनकी सादृश्यता के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि इस टॉपिक के जो कंसेप्ट की क्लियरिटी हो वो आपको बढ़िया हो और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस प्रकार, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा। तो समझ पा रहे होंगे कहने का मतलब क्या है इसका कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार पक्षी पंख से उड़ता है उसी प्रकार मछली किससे उड़ता है। तो देखो पूंछ नहीं, गलत। गलफड़े, बहुत से बच्चे गलफड़े करते हैं जो कि गलत है, क्योंकि गलफड़ों से सांस लेता है नहीं कि उड़ती है मछली। मीन यानी होता है मछली। अगर आपको हिंदी की शब्दावली भी अच्छे ढंग से आती है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। मीन यानी होता है मछली, और मछली की पंख, मछली पंखों से उड़ेगी, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। और जल हो नहीं सकता, तो मीन पंख ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि जिस प्रकार सभा का संबंध सभापति से है उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध किससे होगा। तो सभा का संबंध सभापति से, अर्थात सभा को संचालित कौन करता है, सभापति करता है, हेड होता है। उसी प्रकार जो समाचार पत्र उसको संपादक होता है, उसका हेड उसको संचालित संपादक करता है। पाठक, देखो पाठक हो नहीं सकता, क्यों, पाठक तो पढ़ने वाला होता है। मुद्रक हो नहीं सकता क्योंकि ये तो छपाई का काम करता है। और वितरण ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वितरण का काम करता है। संपादक वो काम करता है जिस प्रकार सभा में जो भूमिका सभापति की होती है उसी प्रकार समाचार पत्र में वही भूमिका संपादक की होती है, तो इसका आंसर संपादक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि जिस प्रकार आगमन यानी आगम का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे होगा। तो आपको पता लग रहे होंगे दोनों, देखो विलोम है, ये आगम का विलोम हो जाएगा निर्गम। उसी प्रकार निष्ठा का सत्य, ये तो सिमिलर नहीं हो सकता। बेईमानी यहाँ ये हो सकता है, झूठ ये भी हो सकता है, लेकिन विश्वासघात, अगर आप अपोजिट की बात करें तो अपोजिट विश्वासघात होगा। जो निष्ठा का अपोजिट होगा वो विश्वासघात होगा। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन है कि जिस प्रकार व्रत का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा। तो क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है। व्रत, इसमें दिया हुआ है व्रत, तो व्रत देखो मैं बताऊं आपको, ये व्रत हुआ व्रत। अब इसकी परिधि क्या होती है, ये देखो ये केंद्र बिंदु हो गया। जो चारों तरफ की, ये देखो ये मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ ना, चारों तरफ की जो ये इसके चारों तरफ की जो लंबाई है उसको एक्चुअली परिधि कहा जाता है। ये इसकी परिधि है, परिधि समझ पा रहे होंगे आप उसी तरीके से। तो उसी प्रकार वर्ग, चलो वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग हो गया। अब बताओ वर्ग के चारों तरफ ये देखो इसकी लंबाई नापी जाए तो उसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, परिमाप ही कहते हैं। आपको पता लगेगा क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है 4 × a भुजा है यहाँ पे। तो देखो ये a हो गई, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो 4a क्या हो गया, एक तरीके से इसका परिमाप। जो परिधि का वृत्त से संबंध हुआ वही वर्ग का संबंध इसके परिमाप से होगा, तो इसका आंसर परिमाप होगा। क्षेत्रफल हो नहीं सकता, ना ही कौन हो सकता, ना ही विकर्ण हो सकता। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे। एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको। बच्चे इसका कर देंगे कि स्टील का क्रम हो जाएगा खदान से, अयस्क से, जो कि गलत है। अब देखो किस प्रकार में आपको क्वेश्चन को करना किस तरीके से। मैंने इसीलिए इस टॉपिक के बारे में बताया था आपको कि कहने में सरल है लेकिन उतना सरल है नहीं, काफ़ी जटिलता है ग्रहण किए हुए अपने आप में टॉपिक। जिस प्रकार देखो खेत में क्या पैदा होता है, अनाज, उसी प्रकार स्टील कहाँ बनता है। तो स्टील डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, खदान होगी, खदान से क्या किया जाएगा, अयस्क निकाला जाएगा, और अयस्क को कहाँ ले जाया जाएगा, अयस्क में क्या निकाला जाएगा, एक से लोहा, और लोहा में कुछ रॉ मटेरियल मिला के फैक्ट्री के अंदर, किसके अंदर, फैक्ट्री के अंदर कुछ रॉ मटेरियल मिलाएंगे, किसके अंदर, समझ गए आप। पहले आएगा नंबर 1 पे खदान, देखो नंबर 1 पे खदान आएगा, नंबर 2 पे अयस्क निकाला जाएगा, खदान से अयस्क से लोहा निकलेगा, और लोहा से हम देखेंगे कि लोहा से ही चौथे नंबर पे लोहे में कुछ चीज़ ऐड की जाएगी और उससे बनेगा स्टील। तो समझ पा रहे हैं आप स्टील कैसे बनेगा। तो स्टील का संबंध फैक्ट्री से होगा, तो इसका आंसर होगा जो फैक्ट्री होगा। बहुत से बच्चे इसको अयस्क करेंगे या लोहा करेंगे, जो कि गलत होगा। आप समझें थॉट को, मैं किस प्रकार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस प्रकार खदान से निकलेगा, पहले एक खेती में अनाज पैदा होता है तो स्टील कहाँ पैदा होगी, स्टील फैक्ट्री में पैदा हो रही है। एटलीस्ट देखो जो प्रोडक्शन बन रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्टील का, वो फैक्ट्री में हो रहा है, क्योंकि खदान से अयस्क, अयस्क से लोहा निकाला जा रहा है और लोहा में कुछ रॉ मटेरियल मिला के उसके बाद स्टील बन रही है।
तो इसलिए इसको एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। आप दोबारा और देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कि जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है उसी प्रकार चलचित्र। अब यहाँ समझने वाली बात है कि पत्रिका को संपादित कौन करता है? संपादक, यानी बनाता कौन है? संपादक तो बनाने का काम करता है, कहाँ पे कौन सा लेख लिखना है, क्या हेडिंग डालनी है, तो सारे इंस्ट्रक्शन कौन देता है? संपादक देता है। उसी प्रकार चलचित्र, चलचित्र क्या होता है? एक्चुअली चलचित्र होता है कोई मूवी या कोई प्रोग्राम। तो छाया चित्रकार तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये किसका काम होता है? ये तो बनाने वाले का होता है। निर्माता ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ पैसा वगैरह देते हैं। कलाकार ये कला करते हैं, लेकिन ये निर्देशन होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो पत्रिका में कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है, कौन सा लेख कहाँ पे लिखना है, उसमें करेक्शन करना है, ये सारे काम संपादक के होते हैं। तो उसी प्रकार चलचित्र में यानी मूवी में निर्देशक का काम होता है कि कहाँ पे कौन सा डायलॉग बोलना है या कहाँ पे किस तरीके से एक्टिंग करनी है। निर्देशक यानी सबको निर्देशित करता है। निर्माता करता है कि इतने रुपए इसमें चाहिएंगे या इस तरीके से किया जाए। कलाकार को इस तरह निर्देशित करता है कि ये इस तरह एक्टिंग करो आप, और छाया चित्रकार को इस तरीके से बताया कि क्या आपको एडिट करना है क्या नहीं करना है। तो समझ पा रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, कि जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़े से है उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा? तो देखो, गाय का जो बच्चा होता है वो बछड़ा कहलाता है, उस प्रकार घोड़े का बछड़ा क्या कहलाता है? भेड़। हो नहीं सकता। शावक ये भी नहीं, क्योंकि शेर का होता है। पिल्ला ये कुत्ते का होता है। तो बछेरा, बछेरा घोड़े का बच्चा होता है। ये इसका आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें, कि जिस प्रकार पौधे का संबंध वनस्पति शास्त्र से है, अर्थात पौधों का जो अध्ययन किया जाता है वो वनस्पति शास्त्र में किया जाता है, उसी प्रकार स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रोग का हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विज्ञान में तो पूरी स्वास्थ्य का किया जाएगा ना, सिर्फ रोग का थोड़ी, सही चीज़ों का, सारी गलत चीज़ों का थोड़ी, इसका भी किया जाएगा सही चीज़ों का, स्वास्थ्य का। शरीर विज्ञान ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ज़्यादा करेक्ट कौन सा है? स्वास्थ्य। और विसंक्रमण ये भी नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने स्वास्थ्य विज्ञान देखा और शरीर विज्ञान आंसर कर दिया, जो गलत हो जाएगा। केयरफुली को आंसर को पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन किस प्रकार है, कि जिस प्रकार हवा का संबंध चक्रवात से है उसी प्रकार फव्वारा का संबंध किससे होगा? तो देखो, तेज हवा चलती है तब क्या? चक्रवात कहलाता है वो। उसी प्रकार फव्वारा करते हैं तो फव्वारा से क्या होता है? फव्वारा से छिड़काव होता है। ये इसका आंसर होगा। कई इसको वर्षा करेंगे, गलत। कोई उसको बाढ़ करेगा, ये भी गलत। और जल प्रवाह ये भी गलत, क्योंकि फव्वारे से क्या होता है आपको पता है? छिड़काव होता है। तो ये इसका आंसर होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन की देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, कि जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा? समझ पा रहे हैं आप? कैलेंडर का संबंध पूछ रहे। तो देखोगे आप, तो घड़ी की जो सबसे छोटी इकाई है, घड़ी में सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकंड होती है। तो कैलेंडर में देखो सबसे छोटी इकाई क्या? वर्ष। गलत, बड़ा ही है। महीना ये भी बड़ा है। अवधि ये भी बड़ी है, लेकिन तिथि एक सबसे छोटी इकाई है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कैलेंडर का वही संबंध तिथि से होगा। अब एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपको कि संबंध देके। अब आगे कुछ प्रकार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अक्षर अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है, और ये है, ये समानुपात का है। समानुपात, ये है समानुपात। समानुपात अर्थात जो इन दोनों में संबंध है वही आगे के इन दोनों में संबंध होना चाहिए। तो देखो, अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, उसी प्रकार वाक्य से मिलकर क्या बनेगा? पैराग्राफ। हाँ, बन सकता है, लेकिन पैराग्राफ तो वाक्यांश, लेख यही बन सकता है। लेकिन वाक्य के जस्ट बाद क्या बनेगा? क्योंकि अक्षर के जस्ट वाक्य, जैसे क ये भी अक्षर है और छ ये भी अक्षर है, इन दोनों को जोड़ा तो वाक्य के तुरंत बाद क्या बना? ये शब्द थे, अक्षर थे, अक्षरों के तुरंत बाद शब्द बन गया। अब शब्दों को वाक्य कोई, तो वाक्यों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा? वाक्यांश बनेगा। ना तो पैराग्राफ बनेगा, ना लेख बनेगा, ना अक्षर बनेगा। तो वाक्यांश इसका आंसर होगा, क्योंकि वाक्यों को जोड़कर वाक्यांश बनते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कि पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है तो पुरातत्व का किससे संबंध होगा? तो देखो, पक्षी विज्ञान के अंदर पक्षियों की अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार पुरातत्वज्ञ हैं वो किसका वो करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? वो मानव कृति का अध्ययन करते हैं, ना जंतुओं का करते हैं, ना जल जंतु का, और ना ही वनस्पति का। जो पुरातात्विज्ञ हैं, यानी जो पुराने वक्त में जो मानव की किस तरीके से सभ्यता हुआ करती थी उसका अध्ययन करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, कि कुआं, कुएं की क्या होती है? गहराई। और शब्द का क्या होता है? वाक्य। ये भी गलत। अक्षर ये भी गलत। शब्द का क्या? शब्द का अर्थ होता है। ना ही तो ऊंचाई होती है, ना ही अक्षर होता है, ना ही वाक्य होता है, क्योंकि कुएं के अंदर गहराई होती है और शब्द के अंदर अर्थ होता है।
इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि भूसी और चावल, तो खोल का कैसे संबंध होगा। जिस प्रकार भूसी का संबंध चावल से है उसी प्रकार खोल का संबंध किससे होगा। तो देखोगे आप, भूसी यानी कि जब चावल है आपका, चावल का जो ऊपरी भाग होता है वो भूसी कहलाता है। धान होता है और धान का जब आपने देखा होगा ऊपर वाला छिलका उतर जाता है तो वो भूसी हो जाती है, और ऊपर वाला छिलका बचने के बाद जो पार्ट बचता है उसे चावल कहते हैं। इसी प्रकार खोल का संबंध किससे होगा। सेब से नहीं होगा, मोती से नहीं होगा, ना ही पेट्रोल से होगा, अंडे से होगा। क्योंकि अंडे का जब ऊपर वाला भाग सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग है वो उतर जाता है, अंदर वाला भाग रह जाता है अंडा। तो उसी प्रकार खोल जो अंडे का ऊपर वाला भाग है तो अंडे से संबंधित होगा, तो इसका आंसर अंडा होगा 2। इसी क्रम में, इसी अध्याय क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कि पंखुड़ी का जो संबंध किससे है, फूल से, उसी प्रकार अध्याय का संबंध किससे होगा ये पूछा है। तो आप देखोगे कि पंखुड़ी मिलके क्या बनाती हैं, फूल बनाती हैं ना। छोटी छोटी पंखुड़ी होती हैं, गुलाब की पंखुड़ी देखी होंगी आपने, तो उसमें छोटी छोटी पंखुड़ियाँ, जैसे देखो ये पंखुड़ी हो गई, ये पंखुड़ी हो गई, आपस में पंखुड़ियाँ मिलके क्या फूल बनाती हैं इस तरीके से। ये देखो, ये बहुत ही गंदी पेंटिंग की है मैंने, लेकिन समझ पा रहे होंगे। ये देखो, ये पंखुड़ी आपस में मिलकर क्या बना रही है, फूल बन गया। आप इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं, वैसे दिख नहीं रहा है फूल जैसा, लेकिन इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो पंखुड़ी मिलके फूल बना रही हैं, ये क्या है, ये पंखुड़ी हैं, पंखुड़ी। तो उसी प्रकार देखो अध्याय, बहुत सारे अध्याय मिलकर क्या बनाएंगे, शीर्षक गलत, पंक्ति नहीं, अनुच्छेद ये भी गलत, पुस्तक। बहुत सारे अध्याय मिलकर एक पुस्तक बनाएंगे। जिस प्रकार बहुत सारे पंखुड़ी मिलकर फूल बना रही हैं, उसी तरह बहुत सारे अध्याय मिलकर एक पुस्तक बनाएंगे, तो पुस्तक इसका आंसर होगा। चलो देखा जाए तो इसी क्रम में आगे देखा जाए, आगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे आने वाला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार दूध का संबंध क्रीम से, उसी प्रकार धान का संबंध किससे होगा। तो देखोगे आप, दूध को मथ के दही, दूध में से दही बन गया, और दही को मथ के जब बनाया जाता है तो दूध से सबसे कीमती पदार्थ क्या निकलता है, क्रीम निकलता है। उसी प्रकार धान से सबसे कीमती पदार्थ क्या निकलेगा, उससे निकलेगा, देखो खेत तो हो नहीं सकता, ना ही चोकर हो सकता, भूसी तो सबसे खराब वाला पार्ट है उसका। अगर दूध के साथ छाछ आता तो धान के साथ भूसी आ सकता था, लेकिन दूध के साथ यहाँ क्रीम दिया हुआ है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दूध का क्रीम निकाल लिया है। तो धान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होगा, चावल। तो चावल इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप। देखो 2 क्वेश्चन बन सकते थे इसमें। अगर मैं दूध के साथ अगर छाछ दे देता तो फिर धान के साथ इसका आंसर भूसी होता, लेकिन अभी एक्चुअल में है क्या, दूध के साथ क्रीम है, तो धान के साथ क्या होगा, वही समानुपात चावल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी अध्याय में, 17वां क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है कि नदी का जो संबंध, ये नगर नहीं है सॉरी, नहर है, नहर कर लीजिए, इसमें मिसप्रिंट हो गया। नदी का जो संबंध नहर से है, वही हिमनद का वो संबंध किससे होगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नदी और नहर में अंतर क्या होता है। नदी जो प्रॉपर आती है, कई सारी नदियाँ मिलकर बहुत सारी नदियाँ मिला देती हैं, लेकिन नदियों से जो एक कृत्रिम चीज़ निकाली जाती है, पानी की एक क्रम श्रृंखला, नदी जो नहर से निकाली जाती है, कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, उसको नहर कहते हैं, नहर बनता है। अब ये देखो, मतलब नदी का छोटा वाला रूप नहर है। तो हिमनद क्या होता है, पहले आपको हिमनद समझना पड़ेगा। तो आप क्लास 6 के एनसीईआरटी में जाओगे, ज्योग्राफी में जो आपको पता लगेगा कि हिमनद क्या होता है। हिमनद एक्चुअली बर्फ का जमा हुआ वो भाग होता है, यानी कि जो नदी है वो बर्फ के रूप में जमी हुई रहती है पर्वतों के ऊपर। तो उसी प्रकार नदी, देखो मैंने बताया था कि नदी से निकला है नहर, तो हिमनद से क्या निकलेगी, हिमनद से निकलेगी नदी। समझ पा रहे हैं आप कि पर्वतों में हिमनद होता है, जो पर्वतों में बर्फ के रूप में जमी हुई नदी होती है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वही हिमनद पिघल के पानी के रूप में आता है, और बहुत सारा पानी इकट्ठा होकर इस तरीके से नदी का रूप धारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी, क्योंकि नदी का छोटा रूप क्या है, नहर, तो हिमनद का छोटा रूप हो जाएगा नदी। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकट का जो संबंध गोपनीयता से है, वही स्पष्टवादी किससे संबंध होगा। तो देखो, प्रकट यानी साफ साफ दिखने वाला, और गोपनीय यानी कि छुपा हुआ, तो एक तरीके से विलोम है ये। उसी प्रकार देखेंगे स्पष्टवादी, तो स्पष्टवादी का विलोम क्या हो जाएगा, स्पष्टवादी का विलोम होगा गुप्तचर। स्पष्ट दिखने वाला गुप्तचर यानी नहीं है, तो इसका आंसर 3 होगा। टोल ये हो नहीं सकता, बी सर्वोत्तम हो नहीं सकता, और 4 ये झूठा हो नहीं सकता, तो इसका आंसर गुप्तचर होगा, क्योंकि स्पष्टवादी का जो विलोम है वो गुप्तचर होगा। ये देखो 19वां क्वेश्चन, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एक बार कर लेते हैं उसके बाद तो नहीं होते।
कि गैराज है उसका संबंध मोटर कार से, अर्थात मोटर कार कहाँ रखी जाती हैं, गैराज के अंदर मोटर कार रखी जाती हैं। यही तो है कि मोटर कार गैराज के अंदर रखी जाती हैं। उसी प्रकार वायुयान कहाँ रखे जाते हैं ये बताओ। अड्डे पे, बहुत से बच्चे इसका अड्डे आंसर करेंगे लेकिन गलत है। वर्कशॉप पे, ये भी गलत है। बंदरगाह, ये भी गलत है। इसका संबंध होगा हैंगर से। जितने भी जहाज हैं वो तो बंदरगाह पे रखे जाते हैं पानी के, लेकिन जितने वायुयान हैं वो सारे के सारे हैंगर पे, अर्थात एक वह स्थान, हैंगर को अगर डिफाइन करें तो हम वह स्थान जहाँ पे वायुयान खड़े होते हैं उसको कहते हैं हैंगर। तो उसी प्रकार वायुयान का जो संबंध होगा वो हैंगर से होगा, हैंगर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो पहला खाली दे रखा है, उसके बाद उसका संबंध कुलित से दे रखा है और अगला दे रखा है रात्रि और दिन। तो आप समझ पा रहे होंगे ये विलोम है। तो कुलित का विलोम क्या होगा, सहायता, ये भी नहीं हो सकता। स्नेह है, ये भी नहीं हो सकता। दयालु, ये भी नहीं। तो कुलित का जो विलोम होता है वो प्रसन्न होता है। यहाँ पे आपके विवेक का, आपकी शब्दावली का भरपूर आपको प्रयोग करना पड़ेगा कि आपकी शब्दावली कितनी स्ट्रांग है। आप समझ, अगर आपको आता है कि कुलित का जो विलोम है, इसमें दूसरे से पता लग रहा है आपको कि विलोम पूछ रहा है, तो उसी प्रकार कुलित का जो विलोम है वो प्रसन्न होगा, तो इसका आंसर प्रसन्न होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। मैंने अच्छे खासे प्रश्न का इसमें प्रयोग किया ताकि आपकी इस टॉपिक के प्रति समझ अच्छी विकसित हो सके। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, युद्ध नीतिज्ञ का संबंध अभियान से है तो रणनीतिज्ञ का संबंध किससे होगा। तो पहले तो आपको शब्दों का अर्थ आना चाहिए। अगर शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर पाओगे सही ढंग से। तो देखो पढ़ा जाए, युद्ध नीतिज्ञ। युद्ध क्या होता है, युद्ध नीति यानी युद्ध की नीति, और ज्ञ यानी होता है जानने वाला। युद्ध की नीति जानने वाला क्या करता है, अभियान यानी कि प्लान बनाता है। और रण की नीति जानने वाला क्या करता है, रण यानी युद्ध, युद्ध की एक तरह युद्ध हो गया। तो रण की नीति जानने वाला करता है युद्ध, यानी युद्ध की जो नीति बनाते हैं वो तो अभियान प्लान बनाते हैं, और रण की जो नीति जानते हैं वो युद्ध करते हैं। तो प्रेरणा भी गलत है इसमें, अव्यवस्था भी गलत है और चित्रण भी गलत है। तो इसका आंसर होगा युद्ध। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी कि बुलबुल कुंचना करता है। बुलबुल एक पक्षी है जो कि कुंचना करता है, और उसी प्रकार बाक्कार यानी कि थ्रसस एक पक्षी है। थ्रसस जो क्या करता है, जो कि सीटी बजाता है। इसका आंसर सीटी होगा। थ्रसस नाम का एक पक्षी होता है जो कि सीटी बजाता है। समझ पा रहे होंगे आप। जैसे देखो चूं चूं तो करेगा नहीं, और मिमियाना भी नहीं करेगा, प्री करती है, हुआना भी नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से इसका आंसर सीटी बजाना हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसका है कि जो संबंध ग्रह का संबंध खगोलज्ञ से, खगोल यानी खगोल का जो ज्ञाता हो, तो ग्रहों के बारे में जो जानकारी एकत्रित करता है, ग्रहों के बारे में जो अध्ययन करता है उसे खगोलज्ञ कहते हैं। तो उसी प्रकार मौसम के बारे में की जाएगी अध्ययन, मौसम के बारे में किया जाएगा, मौसम विज्ञान हो। तो मौसम विज्ञान इसका आंसर होगा। वायु दाबमापी हो नहीं सकता, बात सूचक हो नहीं सकता, ओलकोसम हो नहीं सकता, ओलकोसम। तो इसका आंसर मौसम विज्ञान होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बताया ना मैंने गेम में आपको कि विंबलडन ट्रॉफी, टेनिस। तो टेनिस के अंदर क्या होती है, विंबलडन ट्रॉफी होती है। विंबलडन ट्रॉफी जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। और उसी प्रकार वोल्कर कप किससे संबंधित है, विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से, तो वोल्कर कप किससे, वोल्कर कप होगा आपके गोल्फ से संबंधित होता है। कुश्ती से नहीं होता, घोड़दौड़ से नहीं होता, नौक दौड़ से भी नहीं होता। तो गोल्फ से संबंध होता है वही वोल्फर ट्रॉफी का, क्योंकि टेनिस के अंदर विंबलडन ट्रॉफी होती है और गोल्फ के अंदर वोल्फर ट्रॉफी होती है। मैंने आपको पहले बेसिक्स में बताया है सारा ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि महासागर प्रशांत, आपको समझ रहा होगा कि प्रशांत एक महासागर है, तो निम्न में से द्वीप कौन सा है, विक्टोरिया नहीं है, क्योंकि एक देश है विक्टोरिया। समझ पा रहे होंगे आप कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। विक्टोरिया एक देश है, आप समझ रहे होंगे इसमें। और आइसलैंड भी एक देश है जो जस्ट किसके नीचे है, वो ग्रीनलैंड के नीचे है, जिसकी राजधानी रिक्जिविक है, जिसकी राजधानी आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी राजधानी रिक्जिविक, इसकी राजधानी है मकालू वर्ल्ड का फिफ्थ हाईएस्ट पर्वत है, जो कि हिमालय में पाया जाता है, हिमालय में है मकालू। समझ रहे हैं आप। और विक्टोरिया हो नहीं सकता। तो इस प्रकार क्या हुआ, द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड एक द्वीप है। उसी प्रकार आप देखोगे उत्तरी ध्रुव के जस्ट नीचे कनाडा की बगल में, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको
यूरोप और कनाडा के दोनों के बीच में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ग्रीनलैंड नाम का एक द्वीप है। तो उसी प्रकार द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड एक द्वीप है, तो इसका आंसर ग्रीनलैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं लॉस प्रॉफिट, क्या पता लग गया आपको यहीं से कि ये एंटोनिम्स हैं। लॉस का जो एंटोनिम्स है प्रॉफिट है, तो उसी प्रकार क्या होगा, तो फेलियर का सक्सेस, बिल्कुल पहला ही आंसर हो जाएगा। दूसरा हो नहीं सकता, पैसा और रुपये एक ही चीज़ होती है, रुपये की छोटी इकाई पैसा है। पार्ट और होल हो नहीं सकता, चाइल्ड और एडल्ट ये भी नहीं हो सकता, तो दोनों में अपोजिट कौन सा है, फेलियर का अपोजिट सक्सेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजिटर का क्या किया जाता है, जो आता है कोई तो उसका क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है। उसी प्रकार देखेंगे वॉरियर्स का कॉन्क्रूट, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखो हो योद्धा और कॉन्क्रूट होता है जीत, तो योद्धा जीतता है बिल्कुल। लेकिन क्रिमिनल, देखो ये एल है, सॉरी यहाँ पे कर लीजिए, ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल को क्या किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है, अर्थात क्रिमिनल के ऊपर चार्ज लगाया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, तो यही तो होगा। तो आंसर इसका 2 होगा, क्योंकि क्रिमिनल के ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वॉचमैन क्या करता है, थेफ्ट चोर को पकड़ता है, और वॉच से गॉड की जाती है पूजा। लेकिन आप देखोगे विजिटर का क्या किया जाता है, वेलकम। तो उसी प्रकार जो क्रिमिनल होगा, क्रिमिनल का क्या किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसकी कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। तो ये 2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इसका है गोस है। अब गोस का लिख दिया है इसने गीज, गोस का है गीज। ये पता है क्या है, गोस और गिज क्या है, आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से, कि ये इसका बहुवचन है, ये इसका बहुवचन है, बहुवचन, ये इसका बहुवचन है, यानी प्लूरल है। एवल का अनेवल, ये तो एंटोनिम सिनोनिम में, ये भी नहीं होगा। सेंटर का मिडिल, ये भी नहीं होगा, ये भी एंटोनिम सिनोनिम में। वाइफ का वाइफ, लेकिन ये बना तो रहा है प्लूरल, लेकिन गलत है। क्यों, ई की जगह ई एस नहीं लगेगा। उसी प्रकार से बेबी, तो बेबी का जो बेबी है, ये बेबी का जो प्लूरल होगा वो बेबीज होगा। तो इसी तरीके से 4th इसका आंसर होगा। तो गोस है, उसका जो बहुवचन है वो गीज है। उसी प्रकार बेबी का जो बहुवचन है वो बेबीज है। तो इस तरीके से 4th इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ये है जैकल डॉग। ये पता है क्या होता है, जैकल होता है सीआर को कहा जाता है जैकल, और डॉग आप जानते हो कुत्ते को कहा जाता है। लेकिन दोनों को आप देखोगे तो सीआर और कुत्ते दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो इसी तरीके से एक जैसा दिखना है हमको। क्रो यानी कौवा, बैट यानी क्या होता है, बैट यानी होता है चमगादड़, तो ये नहीं हो सकता, कौवा और चमगादड़ तो अलग अलग दिखते हैं। एंट यानी चींटी, और एंटीलोप होता है मृग, तो ये भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार देखेंगे ऑरेंज और लेमन, देखो ऑरेंज और लेमन एक जैसे दिखते हैं, तो ये हो सकते हैं। और टाइगर और वॉल्फ क्या आता है, भेड़िया, और टाइगर, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इस प्रकार से ये भी नहीं हो सकता। तो आप देखोगे कि जैकल का और डॉग का जो संबंध है एक जैसे दिखते हैं, उसी प्रकार ऑरेंज और लेमन भी एक जैसे दिखते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैनवास से जो संबंध पेंटर्स का है, अर्थात कैनवास पे पेंटर कहाँ पेंटिंग करता है, कैनवास पे करता है, तो उसी प्रकार लेदर से शूज बनाए जाते हैं, ये नहीं हो सकता। ब्रश से क्या किया जाता है, एल्टी की जाती है, पैलेट, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार देखते हैं चिसल से बोर्ड, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन मार्बल के ऊपर क्या किया जाता है, स्कल्पचरी, जो मार्बल के ऊपर किया जाता है वो स्कल्पचरी कहा जाता है, मूर्तिकार। मार्बल के ऊपर जो मूर्तिकार कहा जाता है, इसको मूर्तिकार मार्बल के ऊपर ही करता है ना सारी चीज़ें। तो इस तरीके से पेंटर जो कैनवास पे काम करता है, उसी तरीके से मूर्तिकार मार्बल पे वो काम करता है, यानी मूर्ति नक्काशी काम करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मृग तृष्णा रेगिस्तान। अब मृग तृष्णा क्या होता है, गर्मियों में आपने देखा होगा जब आप रोड पे चलते हैं तो दूर से आपको ऐसा लगता है कि पानी का भरा हुआ है, यानी रोड्स पे पानी भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में आप वहाँ पे जाते हैं तो वो नहीं होता है, यानी तृष्णा होती है, एक तरीके से झूठा होता है। उसी तरीके से दूर से जब देखते हैं रेगिस्तान में, दूर से देखते हैं तो इसी तरीके से दिखता है। जो रेगिस्तान की जो धूल मिट्टी के जो सबसे बालू के जो बड़े बड़े रेतीले टीले होते हैं, वो ऐसा लगता है कि उनके बीच में पानी भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो रेगिस्तान में क्या दिखता है, मृग तृष्णा। तो उसी प्रकार भ्रम आकाश में, ये भी गलत। उसी प्रकार देखो आकाश में क्या दिखता है, इंद्रधनुष, तो इसका आंसर 2 हो गया। बारिश इंद्रधनुष, ये भी गलत।
आईना, छवि, ये भी गलत। तो आंसर होगा इसका इंद्रधनुष और आकाश, क्योंकि इंद्रधनुष कहाँ दिखता है? आकाश में। जिस प्रकार रेगिस्तान में मृग तृष्णा दिखता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। इसमें लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध बर्ड से है, उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट का संबंध किससे? देखो, ऑर्निथोलॉजिस्ट एक शाखा होती है जिसमें बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है, यानी पक्षियों का। उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक शाखा होती है, उसके अंदर मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर 3 होगा। पौधों का नहीं किया जाता, ना जानवर का किया जाता, ना पर्यावरण का किया जाता। इन्वायरमेंट का होगा पर्यावरण में। तो समझ पा रहे हैं आप? ये मैंने आपको बताया भी पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। डॉक्टर और हॉस्पिटल। जिस प्रकार डॉक्टर अपना काम हॉस्पिटल में करता है, उसी प्रकार जो चीफ होता है वो अपना काम कहाँ करता है? तो वो अपना काम भाई किचन में करेगा। किचन के अंदर होता है चीफ। इस प्रकार से होता है कि इसका होना चाहिए कुक, ये भी नहीं होगा, नाइफ, ये तो सारे काम होते ही हैं इसके कुकर के, और ना ही फूड तो इसका काम है ही है। तो समझ पा रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन को किया है। यानी रसोई में रसोईया जो काम करेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको समझ लीजिएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। लड़ाई, युद्ध। लड़ाई का जो संबंध युद्ध से, यानी युद्ध में क्या होती है? लड़ाई। और रोग, रोग दे रखा है ना, रोग में क्या होगा? रोग में क्या होगा बताओ आप? रोज में महामारी होगा, संक्रमण होगा, मरीज होगा या दवा होगा। तो रोग में दवा तो हो नहीं सकती, बिल्कुल। और रोग में यही लड़ाई छोटा रूप है। देखो, ये लड़ाई क्या है? छोटा रूप। और इसका बड़ा रूप क्या है? युद्ध। छोटी छोटी लड़ाइयाँ कई जगह लड़ी जा रही हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं ना, 2 लोग लड़ रहे हैं, कहीं पे 4-5 लोग लड़ रहे हैं। और इस प्रकार उस पूरे जो क्या कहते हैं सिनेरियो बन रहा है, उसको हमने युद्ध कहा। उस प्रकार रोग, एक रोग हो रहा है, 2 रोग हो रहे हैं, तो बहुत सारे रोग मिलकर रोग, मतलब छोटा रूप क्या होगा रोग का? इसका छोटा रूप हो जाएगा, बड़ा रूप, सॉरी, ये तो छोटा रूप है रोग। तो जिस प्रकार लड़ाई छोटा रूप है, उसका बड़ा रूप युद्ध है। तो रोग का बड़ा रूप हो जाएगा महामारी। शुरू में वो रोग फैलता है, उसी को महामारी का रूप ले लेते हैं। जब शुरू में लड़ाई होती है, वही युद्ध का रूप ले लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। प्रस्तावना, परिशिष्ट, अर्थात प्रस्तावना का जो संबंध परिशिष्ट से, भोर का वो संबंध किससे होगा? तो आप अपनी किताब देखिए, सभी जो भी किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब में सबसे पहले होती है प्रस्तावना। और पेज के आखिरी भाग में जो किताब बिल्कुल ख़त्म होती है, जैसे आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे, तो एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट होता है, उस पर लिखा रहता है परिशिष्ट, और उसमें कोई शब्दावली दी हुई होती है, उनका शब्दावली का मतलब दिया होता है। तो एक तरीके से ये तो प्रस्तावना तो प्रारंभ में और परिशिष्ट सबसे लास्ट में, यानी कि एक दूसरे के विलोम हो गए। उस प्रकार भोर, भोर कब हो रही है? सुबह होगी। तो सब शाम को क्या होगा? शाम को क्या होगी? सांझ होगी। तो उसी प्रकार इसका आंसर सांझ होगा, यानी अपोजिट है ये। तो आपको आना चाहिए कि प्रस्तावना का जो अपोजिट है वो परिशिष्ट है, उसका विलोम। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये दे रखा है वर्ग और घन। ये देखो, अब हम बनाएंगे। देखो, ये तो हो गया वर्ग, 4 भुजा बराबर। अब इसी में देखो 4 भुजा बराबर बना के इस तरीके से ये हो जाएगा घन। समझ रहे हैं आप? तो वर्ग जैसा दिखता है बिल्कुल ये भी। तो वर्ग और घन एक जैसे दिखते हैं। उसी प्रकार व्रत, व्रत देखो ये रहा, ये व्रत रहा। अब व्रत जैसा क्या दिखेगा? चाप। बिल्कुल गलत, क्योंकि चाप तो देखो ये दिखेगा, ये सॉरी, चाप तो ये दिखेगा, ये नहीं हो सकता। जैसे ये हमने गोला ले लिया, गोला में ये वाला भाग, ये चाप हो गया ये, तो ये तो चाप हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा, चाप नहीं हो सकता। अब उसी प्रकार हम आगे देख रहे हैं, परिधि, परिधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि परिधि तो चारों तरफ की लंबाई है ना। गोला, हाँ गोला हो सकता है, गोला और वृत्त एक जैसे दिखेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। व्यास हो नहीं सकता, क्योंकि व्यास ये है, ये देखो ये व्यास हो जाएगा। तो इसी तरीके से गोला इसका आंसर होगा। चलो आगे देखें इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 37 कि फेफड़ा, मनुष्य और चमड़ी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फेफड़ों से मनुष्य क्या करता है? सांस लेता है, बिल्कुल लेता है ना सांस। उसी प्रकार चमड़ी से कौन सांस लेता है? मछली, बिल्कुल भाई, गलफड़े होते नहीं होगा इसका तो। बाघ, ये भी बिल्कुल चमड़ी से नहीं लेता, और ना ही चिड़िया चमड़ी से लेती सांस। लेकिन जो केंचुआ होता है, केंचुआ आपने देखा है, जिसको गिडेरू कहते हैं, छोटा सा होता है, जो बरसात के टाइम में ज़्यादातर दिखता है और भूमि को काफ़ी उपजाऊ बनाता है, उपजाऊ बनाता है भूमि को। काफ़ी बिल्कुल लंबा लंबा होता है, बिल्कुल पतला सा। तो ये होता है केंचुआ। इसके नाक वगैरह कुछ नहीं होता, ये अपनी चमड़ी से ही सांस लेता है, ये आप जान लें। अच्छा क्वेश्चन है। जिस प्रकार फेफड़ों से सांस मनुष्य लेता है, उसी प्रकार चमड़ी से जो सांस है वो केंचुआ लेता है। तो इसका केंचुआ आंसर सही होगा। इसी क्रम में चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। धारा, अर्थात धारा की जो इकाई धारा एम्पियर में नापी जाती है।
तो इसी प्रकार अगला देखेंगे, वायु केजी में गलत, कार्य जूल में, हाँ ये सही होगा, कार्य है वो जूल में नापा जाता है। दबाव गति से बिल्कुल गलत, तापमान मीटर में, ये भी गलत। तो जो आंसर होगा वो कार्य और जूल होगा, क्योंकि कार्य जूल में नापा जाता है, मात्रा दिया हुआ है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 39 को, कि नील क्या है? नदी। अब लड़के करेंगे एटलस क्या है? नक्शा। भाई नक्शा करेंगे ना तुम लोग, तो गलत है बिल्कुल, नक्शा नहीं है एटलस। एटलस कागज है, आप कागज भी कर सकते हैं, कागज पे होगा, ये भी गलत है, सॉरी। एटलस एक्चुअली ना प्रकृति है, एटलस एक पर्वत है। कहाँ पे? अगर आप देखोगे अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में देखोगे आप, तो आपको एक पर्वत दिखेगा जिसका नाम एटलस पर्वत है। तो इसलिए नील एक नदी है, उसी प्रकार एटलस एक पर्वत है। समझ रहे हैं आप? देखो आपकी जीके की कितनी स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा नहीं था इसमें आपके जीके का ज्ञान होगा। तो जीके का नॉलेज आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल गए अब तक। आपको पता है कितने क्वेश्चन में आपकी जो जीके है, जनरल नॉलेज, उसका आपका परीक्षण किया गया है एक तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 40। फुटबॉल का संबंध जो रोवर कप से है, लॉन टेनिस का वो संबंध किससे है? तो देखो फुटबॉल में जो एक ट्रॉफी होती है, रोवर ट्रॉफी, जो कि इंडिया के अंदर होती है, उसी प्रकार लॉन टेनिस में क्या, लॉन टेनिस में क्या होता है? कनाडा कप नहीं, ये तो गोल्फ में होता है। मलेशिया कप ये भी नहीं होगा। डेविस कप, हाँ ये हो सकता है। लॉन टेनिस में देखो डेविस कप होता है, अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि लॉन टेनिस के अंदर डेविस कप होता है। अगर ध्यान से आप देखो, मैं आपको दोबारा ऊपर दिखा देता हूँ, एक बार लेके चलूँगा आपको मैं ऊपर, ये देखिए लॉन टेनिस, ये देखो लॉन टेनिस में क्या है? डेविस कप, देखो लिखा रखा है ना मैं, बिल्कुल लॉन टेनिस में डेविस कप है। और उसी प्रकार फुटबॉल की बात करूं मैं आपसे, तो फुटबॉल देखोगे आप, फुटबॉल में देखो, फुटबॉल में आपका देखो ये रहा रोवर कप, यही तो क्वेश्चन है। अब देखो आगे देख लेते हैं हम, जिस क्वेश्चन पे हम चल रहे थे, क्वेश्चन देखते हैं आगे का। ये देखो यही तो कहा है मैंने, फुटबॉल। देखो फुटबॉल में क्या हो रहा है? रोवर कप। उसी प्रकार लॉन टेनिस में क्या होगा? डेविस कप होगा। समझ गए आप? एशिया कप होगा नहीं, क्रिकेट में होता है, मलेशिया कप होगा नहीं, बैडमिंटन में होता है, इस प्रकार से। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि डूरंड ट्रॉफी का किससे संबंध है और कुलदीप ट्रॉफी का किससे संबंध है? क्रम से पूछा है, ये ध्यान रखना, क्रम से, आप उल्टा कर दो तो हॉकी से तो होगा नहीं, गलत। क्रिकेट से डूरंड का, देखो क्रम से पूछा है ना, डूरंड का क्रिकेट से नहीं होगा। फुटबॉल से होगा, लेकिन उल्टा दिया हुआ। और कुलदीप ट्रॉफी का जो दिलीप ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध होगा वो क्रिकेट से होगा, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है। अगला देखते हैं गोल्फ और क्रिकेट, ये भी गलत, लेकिन ये सही है। देखो अगर डूरंड कप का हम संबंध देखेंगे तो फुटबॉल से होगा, और दिलीप ट्रॉफी का संबंध देखेंगे तो क्रिकेट से होगा। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा क्रम से के अकॉर्डिंग। वैसे आप जल्दी में 2 भी कर सकते हो, लेकिन क्रम से दिया हुआ है तो इसलिए 4 सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिकेट के अंदर ईरानी ट्रॉफी होती है, समझ में आ गया? उसके अंदर बैडमिंटन के अंदर क्या होता है? सिंगल ट्रॉफी, गलत, क्रिकेट के अंदर होती है। सिंधी गोल्ड कप, ये भी गलत है, फुटबॉल के अंदर होता है। कलिंग कप नहीं, ये भी गलत है, ये फुटबॉल के अंदर होता है। लेकिन बैडमिंटन के अंदर चड्डा कप होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, चड्डा कप, क्योंकि क्रिकेट के अंदर ईरानी ट्रॉफी है और ईरान सिंगर होता है कप, ये होता है आपका फुटबॉल के, सॉरी क्रिकेट के अंदर सिंगर कप। और सिंधी गोल्ड कप होता है आपका फुटबॉल के अंदर, और कलिंग कप ये भी फुटबॉल के अंदर होता है आपका। तो समझ पा रहे होंगे आप कि जो आपका चड्डा कप है ये बैडमिंटन के अंदर होता है। तो देखो ये सारे आपके हो गए लैंग्वेज पर आधारित। अब अगला जो पार्ट है वो देखते हैं हम नंबर और अल्फ़ाबेट पर आधारित, क्योंकि भाषा पर आधारित क्वेश्चन हम देख चुके हैं सादृश्यता में। तो अल्फ़ाबेट और नंबर पर आधारित सादृश्यता एनालॉग। तो देखो जो संबंध इसका इससे है, इस चीज़ का इससे, उसका इसी प्रकार इसका किससे संबंध होगा? तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या कहा था, नंबरिंग करो सबसे पहले। तो देखो क्यू की जब नंबरिंग करोगे तो क्यू कितने नंबर पर आएगा आप देखोगे, क्यू आता है 17 पे, क्यों 17, टी 20, उस पर यू करेंगे तो युवा 21 साल में, तो 21 हो गए। अब देखो आई 9 पे होगा, एल 12 पे होगा और एम 13 पे होगा। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 9 में 8 जोड़ा तो 17, 12 में 8 जोड़ा तब 20 और 13 में 8 जोड़ा तब 21। सब में 8 प्लस हो रहा है, +8 +8 +8, सब में 8 प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार देखो ये 2 पे, ये कितने पे,
5 पे और ये कितने पे 6 पे, लेकिन इधर से 8 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे कोई 3 नंबर लेंगे जिनमें 8 जोड़ेंगे। तो देखो पी कितने पाएगा 16 पे, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 24, यानी x आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे b है, तो ये नहीं हो सकता। देखो सी देखते हैं, सी में 8 जोड़ो 3 में 8 जोड़ा 11, जे आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। ये देखो टी कितने पाए 20 पे, और 20 में 8 जोड़ा कितना आएगा 28, और 28 27 पे क्या होगा ए, 28 पे बी, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। चलो करके देख लेते हैं कि टी, डब्लू और एक्स 20 पे, 23 पे और 24 पे। देखो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, इसका मतलब बी। 23 में 8 जोड़ेंगे तो इसका मतलब कितना, 23 में 8 जोड़े 31, और 31 पे क्या आ जाएगा ई। उसी प्रकार 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32, और 32 पे क्या आएगा एफ। तो इसी प्रकार यही इसका आंसर हो गया। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि ए सी ई जेड को जेड एक्स बी टी लिखा है, किस प्रकार संबंध है समझ रहे हैं आप। देखो ए जेड एक दूसरे के अपोजिट, सी एक्स एक दूसरे के अपोजिट, ई और वी इवनिंग एक दूसरे के अपोजिट, और देखो क्या है जेड और टी, सॉरी जेड नहीं होगा ये जी होगा, इसको आप करेक्शन कर लें, ये जी होगा, जी टी है जेड नहीं है ये। तो जी और टी एक दूसरे का अपोजिट। इसी प्रकार देखो इसमें देखो एच हंस एस अपोजिट होगा, एच किस में देखो इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा। जयपुर क्यून इसका ये अपोजिट, एल का लव अपोजिट, एम का एन अपोजिट, ये हो गया। तो इसी प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जेड नहीं था, वहाँ पे टी था। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन को एक बार। तो जेड है ना ये जेड ना होके जी है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें, जी है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि लॉजिकल को उसने ये लिखा है, तो इसको क्या लिखा जाए। तो आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो बाएं से दाएं के क्रम में वो इसने यहाँ पे दाएं से बाएं क्रम कर दिया। जैसे देखो एल ए सी, तो देखो एल ए सी आई जी ओ एल, अर्थात इसने क्रम परिवर्तित कर दिया। चलो इसमें क्रम परिवर्तित कर देखते हैं, पीछे से चालू करते हैं। बाई टी यू सी, तो देखो बाई टी यू सी बिल्कुल मिल रहा है। आगे आई डबल एफ आई डी, तो आई डबल एफ आई डी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। इसमें देखो इन सब में बिल्कुल नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, तो यही आंसर होगा। चलो इसी में आगे का क्रम देखते हैं कि इसमें दे रखा है बी जे एच एस और सी के। देखो मैंने क्या कहा था, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते टाइम क्या करेंगे कि बी कितने पा रहा है 2 पे, जे कितने पे 10 पे, एच कितने पा रहा है 8 पे, एस कितने पा रहा है 19 पे। तो क्या हो रहा है, पहले तो 6 प्लस किया जा रहा है, और उसके बाद क्या प्लस किया जा रहा है 9 प्लस किया जा रहा है। देखो +6 + 9, यही तो किया जा रहा है, +6 और +9। उसी प्रकार देखो सी में बताओ +6 करो, सी कितने पा रहा है 3 में, अब 3 में +6 करते 9 आ जाएगा। ये कितने पा रहा है के 11 पाएगा, और 11 में देखो +9 करूँगा तो 20, क्या बनेगा आई और टी, यही तो बनेगा, यही इसका आंसर होगा। देखो आई टी पहले में दे रखा है, यही आंसर हो गया, ना ये हो सकता ना ये ना ये। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार इसी क्रम में कि के बटे ए बी, एल बटे ए डी, एम बटे ए एफ। तो देखो क्या हो रहा है के एल एम, अगला क्या बनेगा एन बनेगा। उसी प्रकार देखो ए, तो यहाँ पे भी ए आएगा। फिर देखो बी डी यानी कि 2 4 और ये 6, तो अगला क्या आएगा 8, और 8 पे क्या आएगा एच, तो ये आंसर होगा एन बटे ए एच। देखो पहले में एन बटे ए एच दे रखा है, यही इसका आंसर होगा। ये बाकी के 3 आंसर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो 111 किसका वर्ग बताया था 111 में, 121 मैंने किसका वर्ग बताया था आपको, 11 का वर्ग 121 होता है, और 11 से अगली संख्या 12 लिख दी है। उसी प्रकार देखेंगे 36 किसका वर्ग है 6 का, अब 6 से अगली वाली संख्या कौन सी होगी 7, तो 7 होगा, ये देखो 7, यही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप, ये बाकी के 3 में से कोई आंसर नहीं होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 398 20 लिखा हुआ है, उसी प्रकार 482 का संबंध किससे होगा। तो आप इस क्वेश्चन को जब गौर से करोगे तो पाओगे कि 20 का जो वर्ग होता है वो होता है 400, और इसमें से -2 कर दिया तो आ गया 398, यानी कि वर्ग किया और -2 कर दिया। उसी प्रकार जब आप इसको देखोगे 482 कब आएगा, जब आप 22 का वर्ग करोगे, अर्थात 484 -2 करोगे, तब आएगा 482।
तो क्या आना चाहिए, यहाँ किसका 20 का वर्ग -2 हो रहा था, यहाँ पे 22 का वर्ग -2, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 22 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन। 3 का 24 से संबंध है, उसी प्रकार 7 का किससे संबंध होगा। तो ये तो आपको पता लग गया कि 3 के वर्ग के ऊपर की चीज़ें, तो 3 के घन से ऊपर की चीज़ आ रही है। 3 का घर कितना 27 और उसके आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब 7 के घन के आसपास आएगा। तो ये दो तो आप कैंसिल कर दो, स्वतः देख के पता लग गया ये और ये हो सकते हैं। अब आप इसको देखोगे तो पाओगे कि 3 का घन कितना होता है, 3 का घन है 27, 3 का घन -3 हो रहा है, ये 24 हो रहा है आंसर। तो 7 का घन -7 होगा आंसर। -3 भी करके देखोगे आप, क्योंकि देखो 3 करके देख सकते हो ना, क्योंकि घन पूछ रहा है इस तरह 3 करके देखोगे, लेकिन 7 होगा इसमें। 7 का घन होता है 343। अब 343 में आपको 3 घटा दो तो 340 आंसर में दिया नहीं हुआ कहीं पे भी ऑप्शन में, तो इसलिए 7 माइनस होगा। 7 माइनस होगा तो 336 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। 336 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। k/t बराबर 11/20। तो देखो k की नंबरिंग कर दी 11 और t की कर दी। उसी प्रकार j/r की पूछा है, तो j की नंबरिंग कितनी हो जाएगी 10 और r की 18, तो 10/18 हो जाएगा। 10/18 ये रहा दूसरा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो इसी क्रम में अगला देखें, 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, तो इस तरीके से ये दे रखा है कि PTM को 49 लिखा गया है। तो 49 को इस तरह क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले नंबर एक करेंगे। P की हो जाएगी 16, T की 20, M की 13। अब सबको ऐड करेंगे तो हम पाएंगे 49 आएगा, अर्थात ऐड करना है हमें सबको। चलो इसकी करते हैं, L की 12 लंच हो जाएगा, C3 पे T 20, और जब सबको ऐड करेंगे तो हम पाएंगे 12 और 3 15 और 20 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 35, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं कि देखो 3 संख्या दे रखी है, 7, 11, 13। अब आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा तीनों ही ये प्राइम नंबर है। आगे देखोगे 17, 19 और 23, ये भी आगे कंटिन्यू दिया हुआ प्राइम नंबर। उसे आगे 29, 31 और 37, ये भी आगे प्राइम नंबर है। तो आगे देखेंगे प्राइम नंबर, कंटिन्यू वाला प्राइम नंबर कौन सा आएगा। कंटिन्यू वाला प्राइम नंबर आएगा 41, सबसे पहले 41, 43 और 47, और ये सारे ऑप्शन नंबर 1 में दे रखें, इसलिए ये एक आंसर हो जाएगा। चलो तो इस प्रकार ये टॉपिक ख़त्म हुआ, और मुझे जैसा लगता है कि आप इसमें अपनी एक अच्छी समझ विकसित कर चुके होंगे कि किस तरीके से एनालॉग के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और किस तरीके से अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करनी है।